हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेम्बा बर्ड पॉइंट में। एनटीपीसी के लिए जो आपकी प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, जिसमें आपके 30 प्रैक्टिस सेट आने हैं, उसमें से आपका 17वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं, उम्मीद है आपने देखे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 17। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है, बंगाल बेसिन में भूजल में सर्वाधिक प्रदूषण किसके कारण होता है। बंगाल बेसिन का मतलब क्या है कि जो बंगाल की खाड़ी है उधर। तो बंगाल बेसिन में सबसे ज़्यादा प्रदूषण किसके कारण होता है, कैडमियम, क्रोमियम या फिर लेड या फिर आर्सेनिक। तो देखिए बंगाल की खाड़ी में जो दो नदियाँ आके मिलती हैं, एक तो गंगा मिलती है इधर से और एक इधर से आती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। दोनों नदियाँ जहाँ मिलती हैं वो आपकी क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी में जहाँ मिलती हैं तो वहाँ पे प्रदूषण सबसे ज़्यादा किसकी वजह से होता है, तो पदार्थ है उसका नाम है आर्सेनिक। आर्सेनिक बहुत ही खतरनाक पदार्थ होता है, इसकी थोड़ी सी भी मात्रा व्यक्ति की जान ले सकती है। तो ये मेन कारण क्या है इसमें, तो ये दोनों नदियों के जल की मिलन की वजह से इस जल में पाया जाता है आर्सेनिक पदार्थ। तो वो है इसका मेन कारण। तो कौन सा प्रदूषण सबसे ज़्यादा है, तो है आर्सेनिक। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 बराबर 2 ए माइनस के बी माइनस के सी है, तो ए की पावर 24 प्लस बी की पावर 23 प्लस सी की पावर 21 का मान क्या होगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो लिखा है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 3, जो इधर साइड लिखा हुआ है इसको हम इधर लिख सकते हैं कैसे। तो ये प्लस के 2a है, इधर इधर आएगा तो माइनस के 2a हो जाएगा। फिर ये माइनस का 2b इधर आएगा तो प्लस के 2b हो जाएगा, और माइनस का 2c इधर आएगा तो प्लस के 2c हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 के। ठीक है। अभी 3 के टुकड़े कर लेंगे। ये 3 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1। तो उसको कैसे लिखा जाएगा, ए स्क्वायर जो 2a है माइनस का इसके पास लिखिए, माइनस का 2a, और यहाँ से जो 3 है 3 में से एक इसके पास लिख दीजिए। ठीक है। ए स्क्वायर माइनस के 2a प्लस 1। ठीक है, ऐसे लिखिए बी स्क्वायर माइनस प्लस के 2b, और इसमें से एक यहाँ लिख दीजिए। ठीक है। तो लिखिए आप सी स्क्वायर प्लस के 2c, और इसमें से अभी एक बचा है ना, 3 है, ये 3 में से एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, अभी एक और बचा है प्लस के 1। बराबर क्या हो जाएगा, 0 के। अब ऐसा लिखने से हमें क्या फायदा हो गया, क्योंकि अब ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस के 2a प्लस 1 ये किसका पूर्ण वर्ग है, तो आप कहेंगे a माइनस 1 का पूर्ण वर्ग है। ऐसे ही ये किसका पूर्ण वर्ग है, तो ये आपका b प्लस 1 का पूर्ण वर्ग है। ऐसे ये c प्लस 1 का पूर्ण वर्ग है। वही सब तीनों किसके बराबर है, तो 0 के बराबर है। यदि किन्हीं भी संख्याओं के वर्गों का योग यदि 0 के बराबर होता है तो वो अलग अलग संख्याएं भी 0 के बराबर होंगी, ये नियम होता है। तो a माइनस के 1 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। और p प्लस 1 का स्क्वायर भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। और c प्लस 1 का स्क्वायर भी किसके बराबर होगा, तो 0 के बराबर। अब यहाँ से a माइनस 1 का स्क्वायर 0 के बराबर है, तो a माइनस के 1 0 के बराबर होगा। फिर आगे a बराबर कितना आ जाएगा, आपको 1 मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ से b प्लस 1 का स्क्वायर 0 के बराबर है, तो b प्लस 1 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से b बराबर कितना मिल जाएगा, माइनस के 1। ऐसे ही c प्लस 1 का स्क्वायर 0 के बराबर, c प्लस 1 बराबर 0 मिल जाएगा, और c बराबर कितना मिल जाएगा, माइनस के 1। ठीक है। यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई और c की वैल्यू मिल गई। ठीक है। अब आपसे पूछा क्या था वो देखिए, a की पावर 24, b की पावर 23, c की पावर 21। a की पावर 24, b की पावर 23 और c की पावर 21, इसकी वैल्यू पूछिए आपसे। a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 की पावर 24 हो जाएगा, प्लस b की पावर कितनी है, माइनस के 1। तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1, माइनस 1 की पावर कितनी है 23। ऐसे ही c की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1, तो माइनस 1 की पावर कितनी जाएगा 21। क्लियर। अब 1 की पावर 24 है तो इसकी वैल्यू तो 1 आएगी, और माइनस 1 की पावर 23 है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 1 आएगी, क्योंकि माइनस के 1 की घात विषम है तो वैल्यू कितनी आती है, माइनस ही आती है। ऐसे ही यहाँ पे भी कितना आएगा, माइनस के 1 आएगा। तो माइनस 1 से प्लस 1 खत्म, बचा कितना, माइनस का 1 बचा, और यही क्या है आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ भाग है, सी का अर्थ गुणा है और डी का अर्थ माइनस है, तो नीचे दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। व्यंजक का मान कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो संख्या दे रखी है वो लिख लीजिए, उसके बाद जो साइन चेंज करने हैं वो चेंज कर लीजिए। जैसे 51 है और बी की जगह पे कितना आएगा, भाग। फिर क्या है 17 है, फिर क्या दे रखा है सी की जगह पे कितना आएगा, गुणा 9। डी है डी की जगह पे कितना आएगा, माइनस आएगा। फिर 5 है, फिर ए है, ए की जगह पे कितना आएगा, प्लस।
फिर क्या है 12, इसको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको नियम क्या बताया था कि बोर्ड मास के नियम के हिसाब से सॉल्व किया जाता है इन चीज़ों को। सबसे पहले भाग करते हैं, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर घटाव करते हैं। तो 51 में 17 का भाग करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, गुणा 9 माइनस के 5 प्लस के 12। ठीक है, अब किसका नंबर आएगा, गुणा का। तो 9 तिया 27 माइनस के 5 प्लस के 12। अब नंबर आएगा जोड़ का, ये प्लस के 27 है, ये प्लस के 12 है। 12 और 27 कितने होते हैं, 39 माइनस के 5। 39 में 5 घटाएंगे कितना आएगा, 34। कितना आंसर आ गया आपका, 34। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हवा को संतृप्त कहा जाता है। हवा संतृप्त कब कब होगी, हवा को संतृप्त कब कहा जाएगा। इस संतृप्त का मतलब क्या है, उसमें और अधिक मात्रा नहीं जोड़ी जा सके। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें जलवाष्प की अधिक मात्रा हो जाती है। जब इसमें हवा में जलवाष्प की अधिक मात्रा हो जाती है तो उसमें अधिक जलवाष्प और संग्रहित नहीं होगा, तब उसको हवा को क्या बोला जाएगा, संतृप्त बोला जाएगा। ठीक है, संतृप्त हवा का मतलब क्या है, उसमें जलवाष्प की अधिकतम मात्रा होगी। ठीक है, उसमें और अधिक मात्रा जलवाष्प की नहीं इकट्ठी की जा सकती, तब बोला जाता है कि हवा संतृप्त है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग मकान के किराए में, 3/10 भाग खाने में और 1/8 भाग वाहन में खर्च करता है। यदि उसके पास खर्च के बाद 1400 रुपये बचे हों तो खाने पर उसका खर्चा कितना था। किस पर पूछा है, तो खाने पर पूछा है। देखिए, वेतन पर कितना खर्च करता है, 2/5 करता है, खाने पर 3/10 करता है, और वाहन पर कितना करता है, 1/8 भाग करता है। अब चलो ये बताइए कि 2/5 भाग तो वेतन पर कर रहा है, 3/10 कर रहा है खाने पर, और 1/8 भाग कर रहा है वाहन पर। तो कुल खर्चा मान लेते हैं कि जो 5 है, 10 है और 8 है, इनका एलसीएम कितना हो गया, 5 8, 5 10 और 8 का एलसीएम हो गया 40। तो हमने मान लिया कि उसका जो कुल आय है, कुल वेतन जो है वो कितना है, 40 है, जिसमें से 2/5 भाग वो मकान में खर्च करता है, 3/10 भाग खाने पर और 1/8 भाग वाहन पर खर्च करता है। तो मकान पर कितना खर्चा करता है, 2/5। तो 40 का 2/5 कितना हो जाएगा, तो 40 का 2/5 हो जाएगा आपका 8 दूनी 16, यानी 16 रुपये वो मकान पर खर्च करता है। और खाने पे कितना खर्च करता है, तो 40 का 3/10 यानी कि 12 रुपये खर्च करता है, किस पर, खाने पर। और वाहन पे कितना खर्च करता है, तो 40 का 1/8 यानी कि 5 रुपये वो वाहन पर खर्च करता है। इसका मतलब कुल खर्चा उसका कितना है, तो 10, सॉरी कितना है, 16 है। 16 प्लस 12 प्लस 5, तो 16 और 12 28 और 5 33। तो कुल खर्चा उसका क्या है, कितना, कुल खर्चा है उसका 33 रुपये। जबकि कुल वेतन कितना है उसका, तो उसका वेतन कितना है, वेतन है 40 रुपये। इसका मतलब उसके हिस्से में बचा कितना है उसके पास, बचत कितनी कर रहा है वो, 40 माइनस के 33 यानी कि 7 यूनिट की बचत कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में कितनी बचत कर रहा है वो, 1400 रुपये बचा रहा है। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी बराबर है, 1400 के बराबर। एक की वैल्यू कितनी बराबर हो जाएगी, 200 के बराबर। पूछा क्या है, कुल खर्चा, कुल वेतन पूछा था उसका, कुल वेतन कितना है, 40 यूनिट। तो 40 की वैल्यू कितनी होगी, 40 गुणा 200 यानी कि 8000। ठीक है, अच्छा, कुल खर्चा नहीं पूछा उसने क्या पूछा, खाने पर खर्चा। खाने का खर्चा पूछा, खाने कौन सा था, 12 यूनिट। ये खाने में पूछा था, 12 यूनिट पूछा था, 12 यूनिट की वैल्यू पूछी थी, तो हमने 40 की निकाल दी, तो आपका गलत हो जाएगा। तो 12 एक की 200 है, तो 12 कितनी होगी, 12 गुणा 200 यानी कि 2400 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित चित्रों के अनुक्रम में लुप्त अक्षर क्या है। क्वेश्चन मार्क के स्थान बताना है आपको क्या आएगा। देखिए क्या लॉजिक है इसमें, देखिए ए का नंबर होता है 1, सी का होता है 3 और ई का होता है 5। तो 1 और 3 4 और 5 9, 9 नंबर किसका है, जो बीच में दे रखा है उसका, यानी सबका जोड़ क्या है, बीच में दे रखा है, सबका जोड़ क्या है, बीच में दे रखा है। तो यहाँ पे भी सबका जोड़ बीच में आएगा। तो एफ का नंबर होता है 6, इसका 4, इसका 8। तो बीच में कितना आएगा, 6 और 4 10 और 18, 18 नंबर किसका होता है, तो आप कहेंगे आर का होता है। बीच में क्या आएगा, यहाँ पे आर आएगा, ऑप्शन नंबर 2। नालंदा का निर्माण किसने करवाया था, धर्मपाल, अशोक, कुमारगुप्त या फिर हरिहर ने। तो नालंदा कहाँ पर है, बिहार में है। इसका निर्माण किसने करवाया था, कुमारगुप्त ने।
किसने करवाया था? कुमारगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी इसका निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1770 से 1820 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, मद्रास में, बंगाल में या फिर केरल में? देखिए सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपका आनंद मठ में। आनंद मठ पुस्तक है, किसकी है? तो वो है बंकिम चंद्र चटर्जी की। बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। और इस पुस्तक में ही आपका क्या मिलता है? वंदे मातरम भी इसी पुस्तक से लिया गया है। जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम वो भी इसी पुस्तक से लिया गया है। बात करें सन्यासी विद्रोह की, तो सन्यासी विद्रोह जो है वो कहाँ पर हुआ था? वो आपके बंगाल वाले क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, इस विद्रोह को दबाया किसने था? तो ये दबाया था वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स में बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, उसने इसको दबाया था। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किसमें मिलता है? आनंद मठ पुस्तक में। और किसकी पुस्तक है? बंकिम चंद्र जी की। और आनंद मठ पुस्तक से ही लिया गया है वंदे मातरम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 और 4 की पावर 64 को पूर्ण रूप से विभाजित करती है? देखिए कैसे करते हैं इस तरह के सवालों को। इसमें करना क्या होता है कि 4 की पावर जो 61 है उसको कॉमन ले लीजिए। देखिए यदि इसमें से हम 4 की पावर 61 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ 4 की पावर 1 बचेगा। यहाँ 4 की पावर 1 का मतलब 4 ही बचेगा। यहाँ 4 की पावर 2 बचेगा मतलब 16 बचेगा। और यहाँ 4 की पावर 3 बचेगा मतलब 64 बचेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4 की पावर 61। इन सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 16, 4, 20 और 21, 21 और 64, 85। ठीक है, ये संख्या बची है आपकी। अब ऑप्शन चेक करिए, क्या 85 13 से कटता है? तो नहीं कटता। क्या 3 से कटता है 85? तो नहीं कटता। क्या 11 से 85 कटेगा? तो नहीं कटेगा। बचा आपका 10। 10 से 85 कैसे कटेगा? तो देखिए इसमें से आप क्या करिए, 4 कॉमन ले लीजिए। यह हो जाएगा 4 की पावर 60। यह हो जाएगा बचेगा एक 4 बचेगा, गुणा कर देंगे 85 का। 85 गुणा 4 कितना होता है? तो आप कहेंगे ये होता है आपका 4 की पावर 60 गुणा 340। ठीक है, 340। अब 340 तो आपका 10 से कट जाएगा। तो ये एक ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर 1 जो से जिससे ये संख्या आपकी पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, चित्र 1, 2, 3 और 4 में कौन सा चित्र मैट्रिक्स को पूरा करेगा? इसको पूरा करने वाला मैट्रिक्स कौन सा है? देखिए देखिए इस वाले लाइन में 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 डॉट आने चाहिए। चाहे वो अब आएंगे किस दिशा में? इस दिशा में आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये इधर था तो इसका उल्टा करके इधर, जब ये इधर है तो इसका उल्टा इधर आएगा। एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 पॉइंट है, बाकी कुछ सोचना ही नहीं है अलग से। चलिए नेक्स्ट देखिए, शेषा सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था? हुमायूं, तैमूरलंग, नादिर शाह या फिर अहमद शाह अब्दाली? देखिए शेषा सूरी के बारे में डिटेल में मैंने आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में बताया हुआ था। यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। शेषा सूरी और हुमायूं के बीच में 2 युद्ध लड़े गए थे। पहला था चौसा का युद्ध, दूसरा था कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में और ये हुआ था 1540 में। दोनों ही युद्धों में हुमायूं हारा था और कन्नौज युद्ध के बाद में हुमायूं भारत छोड़ के भाग गया था। ठीक है, बात करें शेषा सूरी की, तो इसके बचपन का नाम क्या था? तो इसके बचपन का नाम था फरीद खां। फरीद खां। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है शेषा सूरी से कि इसका जो मकबरा है, ठीक है, शेषा सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? वो है आपका सासाराम। सासाराम कहाँ पर है? ये आपका बिहार में पड़ता है। सासाराम बिहार में है। और ये फेमस किस लिए? क्योंकि ये ईरानी और हिंदुस्तानी शैली का एकमात्र निर्मित आकृति है। मतलब सबसे पहली आकृति कहाँ पर है? वो यही है। किस किस शैली में बना हुआ है? ईरानी शैली में और भारतीय शैली कह सकते हो आप। ठीक है, ईरानी और भारतीय शैली में निर्मित आकृति कौन सी है? वो सासाराम बिहार की आपकी शेषा सूरी का मकबरा है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसने एक रोड बनवाया था, उसको बोलते हैं जीटी रोड या फिर ग्रैंड ट्रक रोड, जो उस टाइम पे भारत का सबसे लंबा रास्ता भी था। चलिए नेक्स्ट देखिए, चावल की कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 3.5 किलोग्राम चावल 77 रुपये में ज़्यादा खरीद पाता है। चावल की मूल कीमत प्रति किलोग्राम क्या होगी? यानी पहले वाली कीमत बतानी है आपको। तो मूल कीमत निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है
कि मूल कीमत कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि जो परसेंटेज दे रखा है उसको लिखिए ऊपर, कुल रुपया लिखिए 70 बटे में कमी हो रही है तो 100 में से परसेंटेज को हटा दीजिए, कितना जाएगा 80, और कितने किलोग्राम एक्स्ट्रा मिल रहा है तो 3.5 किलो। ठीक है, बस इसको सॉल्व करिए। 20 से कटेगा आपके 4 बार, और 3.5 से 170 कितने को कटेगा, पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा, और 5 से कटेगा, सॉरी 7 से कटेगा 5 बार, 7 से कटेगा 110 बार, 5 से कटेगा आपका 22 बार, और 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 11 बार। 11 बट्टे 2 कितना होता है 5.5, यानी पहले जो कीमत थी वो चावल कितनी थी 5.5 किलोग्राम, 5.5 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, देखिए ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। ठीक है, डिटेल में समझना है तो इसके लिए अलग से एक वीडियो बनी हुई है, मतलब जो कीमत में कमी या फिर बढ़ोतरी होती है तो उसके लिए अलग से वीडियो बनी हुई है 4-5 मिनट की, उसमें इसी तरीके से सवालों को डील किया गया है जो कि आपके चैनल पर पड़ी हुई है, तो वहाँ जाके देख लीजिए। आपके दोनों तरीके के क्वेश्चन कराए गए हैं, कमी वाले भी और वृद्धि वाले भी, मूल कीमत वाले भी और वर्तमान कीमत वाले, सब तरह के क्वेश्चन इसमें डील किए गए हैं, तो आप चाहे इसमें देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, दिए गए चित्र में एक के विपरीत फलक में कौन सा अंक आएगा, एक के विपरीत फलक में कौन सा अंक आएगा, 3 2 5 3 2 1। तो मैंने आपको बताया हुआ था कि जो डैश वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या करते हैं, ये 2 फलक कॉमन है दोनों में, ये 2 फलक दोनों में कॉमन है, तो जो तीसरा फलक बचता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। तीसरा फलक कौन कौन सा बचा, 5वां और 1, यानी 1 के विपरीत में कौन सा आ जाएगा, 1 के विपरीत में आ जाएगा 5, 5 के विपरीत में 1, तो 1 के विपरीत में कौन सा आएगा अक्षर, 5 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो गया, 5 हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर 2 5। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 2024 को किस बॉलीवुड अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है, तो ये मिला आपका अमिताभ बच्चन जी को। ठीक है, 2024 का है। पूछा जाए कि आपको सबसे पहले प्रथम दीनानाथ पुरस्कार किसको मिला था, तो नरेंद्र मोदी जी को मिला था। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है कि जो लता मंगेशकर जी हैं उनको भारत रत्न कब मिला था, भारत रत्न कब मिला था। ठीक है, लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था। चलिए नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर की मेमोरी में कौन से चिप होते हैं, रैम होता है, रोम होता है या फिर प्रोम होता है। तो कंप्यूटर की मेमोरी में तीनों ही होते हैं, रोम, रैम और प्रोम। ठीक है, रैम को कंप्यूटर की मेमोरी बोला जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, वैसे तीनों ही मेमोरी होते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी रैम को ही बोला जाता है। चलिए आगे देखिए, यदि पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक कार मालिक को अपने पेट्रोल की खपत को कितने % की कमी करनी होगी ताकि पेट्रोल पर उसके खर्च में कोई परिवर्तन या वृद्धि ना हो। देखिए मान लीजिए पेट्रोल जो पहले कीमत थी वो 100 रुपये थी, अब 20% की वृद्धि हो गई यानी कि 120 हो गई होगी, लेकिन वो चाह रहा है कि उसकी कीमत कितनी रहे, 100 ही रहे, तो उसे कितनी कमी करनी पड़ेगी, तो 20 की कमी करनी पड़ेगी, तब जाकर 100 पे बैठेगी। कितने पे करनी पड़ेगी, 120 पे करनी पड़ेगी। परसेंटेज में पूछा, गुणा कर देंगे 100 का, 20 से कटेगा 6 बार, और 100/6 किसके बराबर होता है, 16 से ही 2/3% के बराबर होता है, यानी कि इतने % की उसे कमी करनी पड़ेगी, तब जाके उसका जो खर्चा है वो सेम रहेगा, उसमें कोई वृद्धि नहीं होगी। नेक्स्ट है, निम्न की श्रेणी में एक संख्या गलत है, उसे याद करें। इस श्रेणी में कौन सी संख्या गलत है, देखिए इसमें 2 सीरीज है, 1 3 फिर 5, सॉरी 1 फिर 3 है, 3 के बाद 7 है, 7 के बाद में क्या है 9 है, ये किधर है, 1 5 है, 1 7 है। तो देखिए यहाँ पे इसमें कौन सा गलत आया है, तो इसमें जो गलत आया है वो है आपका, देखिए इसमें गलत कौन सा है, देखिए 1 से 3 कैसे बना है, तो 1 से 3 बना है, 1 का डबल किया गया है और प्लस के 1 किया गया है। ठीक है, यानी 1 दूनी 2 प्लस 1। 3 से 7 कैसे बनाए, तो 3 का डबल किया गया है, प्लस का 1 किया गया है, तो यहाँ पे जो अगली संख्या आनी चाहिए थी यहाँ पे वो कितना आना चाहिए, 7 का दूना प्लस का 1, यानी 7 दूनी 14 और 1 15। यहाँ पे कितना आना चाहिए था, यहाँ 15 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना है 9 आया, तो यही क्या है आपका गलत दे रखा है, बाकी सभी क्या है सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एन क्यू उसी प्रकार संबंधित है एस पी से जिस प्रकार डी आई संबंधित होगा। एन क्यू का संबंध किससे है, एन क्यू का संबंध दे रखा है एस वी से,
तो एन और एस में कितने का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे 5 का डिफरेंस है, क्योंकि ए का नंबर होता है 14, एस का नंबर होता है 19। क्यू और बी में कितना डिफरेंस है, क्यू और बी में भी 5 का डिफरेंस है। तो डी आई का संबंध किससे होगा फिर, डी आई, तो डी से 5 ज़्यादा यानी कि आई से 5 ज़्यादा यानी कि एन। तो क्या आना चाहिए, तो आना चाहिए आई एन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है 8 प्रेक्षणों का माध्य 10.5 है, यदि 7 प्रेक्षण क्रमशः 3, 15, 7, 19, 12, 17 और 8 है, तो 8वां प्रेक्षण कितना होगा। देखिए 8 का माध्य दे रखा है 10.5, 8 का कितना एवरेज दे रखा है, तो 10.5। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 8 का योग निकल आएगा आपका 8 गुणा 10.5 यानी कि 84। ठीक है, 8 दाई 80 प्लस 4 यानी कि 84। क्लियर। और जो 7 प्रेक्षण दे रखे हैं इनका योग कितना है, 7 का योग कितना है, 3 और 15 18 और 7 25, 25 और 19 44 और 12 56, 56 और 17 73, 73 और 8 81। ठीक है, 73 और 8 81। तो 8 का 7 का योग कितना हो जाएगा, 7 का योग हो जाएगा आपका 81। तो 8वां प्रेक्षण कौन सा बचेगा, तो 8वें प्रेक्षण का योग वैल्यू आ गई, वो कितनी निकल के आएगी, टोटल था 84, उसमें 7 का घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है गोवा में पुर्तगालियों ने किस वास्तुकला शैली में चर्च का निर्माण करवाया था। आपको पता है जो गोवा पर ज़्यादातर कब्जा जो रहा है वो किन यूरोपियों का रहा है, पुर्तगालियों को ही रहा था। वो जो वास्को डी गामा आया था, वो कहाँ का था, वो पुर्तगाल का था, वो कोचीन में आया था। उसके आने के बाद में जो गोवा का पहला गवर्नर बना था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, वो कहाँ पे उसने शासन किया था, गोवा में ही किया था। और अल्बुकर्क जो था उसने भी गोवा राज्य की स्थापना की थी। तो गोवा पर ज़्यादातर पुर्तगालियों का ही कब्जा रहा है। तो उन्होंने यहाँ पे जो चर्च बनवाया है वो किस शैली में बनवाया था, तुर्की, आइबेरियन, अरबी या फिर यूरोपियन। तो उन्होंने जो चर्च का निर्माण करवाया था वो करवाया था आइबेरियन शैली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, संबंधित संख्या को ज्ञात करें। 1 का संबंध 1 से है तो 25 का संबंध किससे हो। देखिए 1 से 1 बन सकता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आएगा, तो 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 625। ठीक है, यदि हम 1 का क्यूब करेंगे तब भी 1 आएगा, लेकिन 25 का क्यूब होना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन में, जो कि नहीं है। तो 25 का स्क्वायर मिल रहा है, तो आपका यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, यानी 1 का स्क्वायर 1, तो 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, निम्न में से कौन सा देश नॉर्डिक देशों में शामिल नहीं है। नॉर्डिक देश कहाँ पाए जाते हैं, आपके यूरोप में। नॉर्डिक देशों में कौन कौन से देश शामिल है, नॉर्वे है, आइसलैंड है, स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, और कौन सा है, डेनमार्क। ये सब देश कौन से कहलाते हैं, ये आपके नॉर्डिक कंट्रीज कहलाते हैं। इनमें कौन सा देश शामिल नहीं है, तो इसमें रूस देश शामिल नहीं है, बाकी सभी देश शामिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, केंद्र O वाले एक वृत्त पर 2 बिंदु P और Q हैं, जिनके बीच के लघु चाप पर स्थित बिंदु R है। बिंदुओं P और Q पर खींची गई स्पर्श रेखाओं परस्पर S पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण PSQ बराबर 20 अंश का है तो PRQ की मान बताइए। तो इसको डायग्राम बनाते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा इसको। देखिए कोई वृत्त है, मान लीजिए इस तरह का, इसका केंद्र क्या है, O है। अब कह रहे हैं 2 बिंदु P और Q जिनके बीच के लघु चाप पर बिंदु R स्थित है। मान लीजिए कोई बिंदु ये P है और ये कोई बिंदु Q है, इनके बीच लघु चाप तो ये हो जाएगा, ये वाला दीर्घ चाप हो जाएगा। लघु चाप पे मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु R स्थित है। ठीक है, बिंदु P और Q पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर S पर प्रतिच्छेद करती हैं। P पे कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है इस तरीके से, और Q पे कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है इस तरीके से। ठीक है, ये दोनों कहाँ मिलती है, ये दोनों मिलती हैं आपकी बिंदु S पर मिलती हैं। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा, ये पॉइंट है आपका S। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि इस पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, पी एस क्यू 20 डिग्री का है, पी एस क्यू ये कितने डिग्री का है, ये 20 डिग्री का कोण बनता है। तो आपसे पूछा है पी आर क्यू यानी ये वाला कोण आपसे पूछा है, यानी ये कितने डिग्री का होगा, ये वाला एंगल, इसको मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं थीटा, यानी थीटा की वैल्यू आपसे पूछिए।
अब देखिए, जैसे हम इसको यहाँ इस रेखा को इससे मिला दें, इस रेखा को इससे मिला दें, तो जरा ये बताइए कि अच्छा ये आपका केंद्र हो गया, इस केंद्र से इस रेखा को मिलाएंगे तो ये तो त्रिज्या हो जाएगी, और इस रेखा को मिलाएंगे तो ये भी त्रिज्या हो जाएगी नहीं हो जाएगी, ये भी त्रिज्या हो जाएगी, ये भी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, देखिए जब आप देखेंगे ये वाला त्रिभुज को, ये वाला त्रिभुज और इस तरीके से ये वाला त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज पी एस क्यू को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये वाली एक स्पर्श रेखा है और ये भी एक स्पर्श रेखा है। आपको पता है कि जब स्पर्श रेखा जो खींची जाती है वो दोनों बराबर बराबर होती है, यानी यदि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से स्पर्श रेखा खींची जाती है जो कि आपकी एस पर मिलेगी, तो ये वाली स्पर्श रेखा और ये वाली स्पर्श रेखा क्या होंगी, दोनों बराबर बराबर होंगी। और आपने एक आपकी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी त्रिभुज की, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं समान है तो उनमें सामने कोण भी क्या होगा, समान ही होगा। तो इसका मतलब ये वाला जो कोण होगा ये वाला, ठीक है, और ये वाला जो कोण होगा ये वाला कोण भी क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे, क्योंकि ये त्रिभुज की भुजा है, ये भी त्रिभुज की भुजा है। इस त्रिभुज में बात करेंगे तो जो भुजाएं समान है तो कोण भी समान होंगे। अब इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, जिसमें ये वाला कोण कितना हो गया, 20 अंश हो गया, और ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर बराबर है, तो ये कोण कितने कितने अंश के बचेंगे, तो 180 में से 20 घटाइए पहले, तो कितना बचा, 160, 160 का आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 80। यानी कि ये जो कोण है वो कितने अंश का है, 80 अंश का है, ये वाला कोण भी कितने अंश का है, तो 80 अंश का। कौन सा, यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण कितने अंश का हो गया, 80 अंश का हो गया। अब जब ये 80 अंश का है तो ये एक सरल रेखा है, और सरल रेखा पर बना हुआ कोण कितने अंश का होता है, तो आप कहेंगे 180 अंश का होता है। जब ये 80 का है तो ये वाला कोण कितने का बचा, तो ये वाला कोण बचा आपका 100 अंश का, क्योंकि सरल रेखा बना हुआ कोण कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है, जिसमें से ये 80 का हो गया तो ये वाला कोण कितने का बचा, 100 अंश का बचा। अब एक प्रमेय क्या होती है कि यदि स्पर्श रेखा पे ये वाला कोण बनता है, बाह्य कोण बनता है, तो ये जो कोण बराबर होता है सुदूर स्थित अंत कोण के बराबर। तो ये जो कोण होता है ये कोण किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के बराबर होगा। तो थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, यहाँ से 100 डिग्री मिल जाएगी। तो ये कोण कितने अंश का हो जाएगा, ये वाला कोण ये हो जाएगा 100 अंश के बराबर। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। दो प्रमेय का प्रयोग हुआ है इसमें और इससे आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या है। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो 22 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। इस बार थीम क्या रही है इसकी, ग्रह बनाम प्लास्टिक, प्लास्टिक मुक्त धरती, बीट प्लास्टिक सेव अर्थ, या फिर ग्रह बनाम पॉल्यूशन। इस बार जो थीम रही है इसकी वो रही है आपकी ग्रह बनाम प्लास्टिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, नीला ग्रह, और एकमात्र ग्रह जिस पर क्या है, जीवन है, ठीक है, ये भी आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कौन सा एंजाइम प्रोटोजोआ के अतिरिक्त प्राणी जगत के सभी सदस्यों में पाया जाता है। प्राणी जगत के सभी सदस्यों में कौन सा है वो, अमाइलेज, इंसुलिन, पेप्सिन, या फिर रेनिन। तो कौन सा ऐसा है, वो है आपका एमाइलेज। एमाइलेज किस में पाया जाता है, जो आपकी लार होती है, लार में भी कौन सा एंजाइम पाया जाता है, वो भी आपका एमाइलेज ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, अगर मिश्रण में 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का परिमाण जो है वो क्या हो जाता है, समान हो जाता है। मिश्रण में दूध का परिमाण बताइए, दूध कितना था पहले, देखिए देखिए शुरू में दूध और पानी का अनुपात कितना था, 3:2 था। बाद में मिलाया क्या गया है, बाद में मिलाया गया है पानी, दूध तो मिलाया नहीं गया है, तो बाद में दूध की मात्रा तो समान ही रहनी चाहिए। तो देखिए पहले दूध कितना था, पहले मिल्क और वाटर का जो रेशियो था वो था 3:2। अब बाद में क्या हो गया, दूध और पानी का जो परिमाण है वो समान हो गया, यानी बाद में अनुपात क्या हो गया, 1:1 हो गया, यानी समान हो गया, मतलब 1:1 हो गया। अब जरा ये बताइए मिलाया क्या गया है, मिलाया गया है पानी, दूध तो मिलाया नहीं गया, तो दूध की मात्रा समान होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे पहले कितनी थी, 3 है, अब कितनी है, 1 है, तो समान कैसे होगा, जब इसमें आप 3 से गुणा कर देंगे तब। तो ये हो जाएगा 3 और ये भी हो जाएगा 3, यानी पहले दूध 3 था तो अब भी दूध कितना है, 3 है। पहले ये पानी 2 था तो अब पानी कितना हो गया, 3, क्योंकि पानी 2 से 3 क्यों हुआ है, क्योंकि पानी मिलाया गया है। कितना मिलाया गया है, तो 1 यूनिट मिलाया गया है, लेकिन एक्चुअल में कितना मिलाया गया है, तो एक्चुअल में मिलाया गया है 4 लीटर, कितना, 4 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 लीटर के बराबर। पूछा क्या है, पूछा था दूध, दूध कितना था शुरू में, 3 यूनिट था, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4×3, यानी कि 12 लीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1।
परावैंगिक किरणों की ऊर्जा किससे अधिक होती है? गामा किरणों से, अवरक्त किरणों से, एक्स किरणों से या फिर भूकंपीय तरंगों से। तो आपको पता है सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होती है? गामा किरणों में होती है। एक्स किरणों में काफी ऊर्जा होती है, भूकंप तरंगों में तो और भी अधिक ऊर्जा होती है। इन सब में कम से कम कौन सी होगी? अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड रेज। तो जो परावैंगिक किरणें हैं जो कि सूर्य से हमें प्राप्त होती हैं, तो उनकी जो ऊर्जा होती है वो किससे अधिक होती है? तो वो होती है आपकी इंफ्रारेड से, यानी कि अवरक्त किरणों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 16 मिनट में मिनट की सुई और घंटे की सुई की अपेक्षा कितने आगे चली जाएगी? यानी 16 मिनट में मिनट की सुई और घंटे की सुई की अपेक्षा कितने आगे चली जाएगी, यानी कितने डिग्री का कौन होगा इन दोनों के बीच में, आपसे कुल मिला के ये पूछा है। तो आपको पता है कि जो एक मिनट में घंटे वाली सुई कितना डिग्री घूमती है? तो आप कहेंगे 1/2 डिग्री, यानी आधा डिग्री घूमती है। ये पता होना चाहिए आपको। और जो 1 मिनट में मिनट वाली सुई है वो कितना घूमती है? तो आप कहेंगे 6 डिग्री घूमती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई घूमती है 6 डिग्री, और 1 मिनट में घंटे वाली सुई घूमती है आधा डिग्री। तो 16 मिनट में कितना घूमेगी? तो ये 16 मिनट में घूमेगी घंटे वाली सुई 8 डिग्री, और मिनट वाली सुई 16 मिनट में कितना घूमेगी? 16 × 96 डिग्री। तो इनके बीच में कौन कितने अंश का होगा? दोनों का डिफरेंस 96 - 8 यानी कि 88 डिग्री का कौन होगा? यानी कि वो 88 डिग्री इससे आगे निकल जाएगी। आपसे ये तो पूछा कितनी आगे होगी, तो 88 डिग्री इससे आगे होगी। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है पिता और उसके पुत्र की आयु का मध्यमान कितना है? 27 है, यानी एवरेज दे रखा है 27। 18 साल के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, या तो ऑप्शन से कर लीजिए इस सवाल को, या फिर आप एक्स मान के भी कर सकते हो। ऑप्शन से करके देखते हैं। देखिए, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का मध्यमान 27 है, यानी एवरेज 27 है, तो उनका योग कितना होगा? क्योंकि 2 व्यक्ति हैं पिता और पुत्र, तो 2 से गुणा कर देंगे एवरेज में। तो 27 दूनी 54। तो उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा आपका 54 वर्ष। तो देखिए एग्जाम्पल में, सॉरी, ऑप्शन में सबका योग 54 वर्ष दे रखा है, तो यहाँ से तो आपको कुछ पता चल नहीं पाएगा। अब आगे देखिए, 18 साल के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। 18 साल के बाद, यदि हम मान लें कि जो वर्तमान आयु पिता की वो 42 वर्ष है, तो 18 साल के बाद कितने साल का हो जाएगा? 60 साल का हो जाएगा। और वर्तमान में यदि पुत्र 12 साल का है, तो 18 साल के बाद 30 साल का हो जाएगा। तो 30 का डबल कितना हो जाएगा? 60। आपसे भी बोला कि दोगुनी है, और किसी में आप करेंगे तो ये डबल नहीं हो रहा है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि आपका सही फिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 से इस क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है, जो कि आपका राइट भी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग नीचे दिए गए शब्दों के संबंध से निकटतम संबंध रखता है? घी, वनस्पति, दूध, पानी, दूध, दही, और दूध, चाय, दूध, पनीर। ठीक है, देखिए घी से वनस्पति का संबंध बन सकता है? तो घी बनाने के लिए आपको वनस्पतियों का प्रयोग करना पड़ता है, और दूध, जैसे घी में आप वनस्पतियों का भी मिक्सअप कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही दूध में क्या मिला सकते हैं? दूध मिला जाता है पानी। ठीक है, यही लॉजिक दे रखा है इस बुक में, तो आपको यही लॉजिक निकालना है। घी में क्या मिलाया जाता है? वनस्पतियों को। तो दूध में क्या मिलाया जाता है? पानी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? माउंट आबू कहाँ पर? राजस्थान में है। और किस पर है? ये आपका अरावली पर्वत श्रेणी पर है। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? माउंट आबू नहीं, अरावली पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट आबू ही है। और माउंट आबू जैन मंदिर भी है। माउंट आबू पर क्या है? जैन मंदिर भी स्थित है। और ये किस पर्वत श्रेणी पे है? तो अरावली पर्वत श्रेणी पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक संख्या x है जो 7 से विभाज्य है। जब इस संख्या को 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचता है। तो x का न्यूनतम मान बताइए। x क्या है? 7 से विभाजित है। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऐसी कौन सी संख्या जो 7 से कट रही है? तो 148 7 से नहीं कटता, 150 7 से नहीं कटता, 149 भी 7 से नहीं कटता। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 7 से कटता है। तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, बाकी इसका एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, ऑप्शन मान लीजिए कोई 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो कि 7 से कट रहे होते, तब कैसे करते हैं आप? तो आपको करना होता है कि 8, 12 और 16 का एलसीएम लेना होता है। 8, 12 और 16 का एलसीएम कितना होता है? 48। ठीक है, 8, 12 और 16 का एलसीएम कितना होता है? 48। तो 48 फिर आपको उसका गुणा करना पड़ता है 2 में, 96। 96 पे चेक करते कि अब 7 से कट रहा है,
उसको 3 जोड़ेंगे, फिर आपको 3 गुना करना पड़ता है, 144 आता है, 144 में फिर 3 जोड़ते कितना आता है, 147 आता है, जो कि आपका फिर ये सही हो जाता। फिलहाल तो आपका ऑप्शन सही आंसर निकल रहा है, तो आप इसी को करिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय या फिर एम.जी. रनाडे। तो पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राममोहन राय को। ठीक है, राजा राममोहन राय काफी इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं इतिहास में। इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक तो कहा ही जाता है। इसके अलावा इनको अकबर की इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? इनको राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। और आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में। ठीक है, इनकी पुस्तकें भी हैं, मराठा और केसरी। सॉरी, इनकी पुस्तकें नहीं है, वो तो उनकी लाला लाजपत राय की पुस्तकें हैं। इनकी एक अखबार है मिरातुल अखबार, कि मिरातुल अखबार किनका है? वो इन्हीं का है। ठीक है, राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड ने दी थी। ब्रह्म समाज की स्थापना भी इन्होंने की थी, आत्मीय समाज की स्थापना की थी। उन्होंने सती प्रथा के अंत करने के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था, सती प्रथा का अंत करने के लिए विलियम बेंटिंग के साथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, श्वेता दक्षिण की ओर जाती है, बाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है। तो मान्यता यहाँ से चलती है दक्षिण दिशा की ओर, फिर कहता है बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ जाएगी इधर, फिर दाएं मुड़ती है, दाएं इधर मुड़ गई, फिर बाएं मुड़ती है, इधर मुड़ गई बाएं। अब श्वेता किस दिशा में जा रही है? तो यहाँ से चलना शुरू किया था दक्षिण दिशा की तरफ, तो ये दिशा कौन सी होगी? ये दिशा होगी पूर्व। अब किस दिशा की तरफ जा रही है? तो पूर्व दिशा की ओर जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 परीक्षणों का औसत 75 प्राप्त हुआ, बाद में पता चला कि उनमें 97 को 79 पढ़ लिया गया, तदनुसार सही औसत मान कितना हुआ? देखिए, 97 को कितना पढ़ लिया गया? 79 पढ़ लिया गया, यानी कितना कम पढ़ लिया गया? तो आप कहेंगे 18 कम पढ़ लिया गया, है ना। 297 पढ़ना था, देखिए पढ़ा कितना? 79 पढ़ लिया। कितना कम पढ़ लिया गया? 18 कम पढ़ लिया गया। तो अब हमें 18 जोड़ना पड़ेगा, तो 20 प्रेक्षण है तो 20 में जोड़ना पड़ेगा, तो हर एक के से कितना कितना पड़ेगा? तो 20 से भाग करते हैं, कितना आ जाएगा ये? तो ये आ जाएगा आपका 20 से भाग कर देंगे तो 0.9। ठीक है, 0.9 ही आएगा। हम 20 से भाग करेंगे कितना आएगा? 0.9। तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा? 0.9 आएगा एक्स्ट्रा। तो 75 तो आ ही रहा था पहले से, 0.9 और आ जाएगा, तो नया औसत कितना हो जाएगा? 75.9। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? तो मैंने आपको बता रखा है, कई बार बताया था प्रैक्टिस सेट में, पुलित्जर का संबंध किससे? पत्रकारिता से। किससे है? पत्रकारिता से संबंधित है। जबकि पित्जर पुरस्कार का संबंध किससे है? तो पित्जर का संबंध है वास्तुकला से। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में बताया था मैंने आपको, भटनागर भटनागर और कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान क्षेत्र में। और भटनागर भी किस में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में ही दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, यदि cos थीटा बराबर p अपॉन अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, तो tan थीटा का मान क्या होगा? देखिए, cos थीटा का उल्टा क्या होता है? तो आप कहेंगे sec थीटा होता है। तो sec थीटा क्या हो जाएगा? अंडर में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब आपको एक प्रमेय पड़ी होगी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ये पढ़ी होगी आपने। तो यहाँ से हम क्या करें? यहाँ से हम tan थीटा की वैल्यू निकालना चाहें, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस के, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1, यही होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब देखिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ से। अच्छा, बट्टे में यहाँ पे पी तो रह ही गया। आप इसका स्क्वायर कर दीजिए तो sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बटे में पी स्क्वायर, यही हो जाएगा। हमें चाहिए क्या? tan थीटा की वैल्यू चाहिए, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर अंडर में, यहाँ से निकले अंडर में sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक है, अब sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू है पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बटे में पी स्क्वायर माइनस के 1, तो है ही है। अब पी स्क्वायर गुणा माइनस के 1 में करेंगे तो ऐसा कितना हो जाएगा? अंडर में पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर बटे में पी स्क्वायर। ठीक है,
पी स्क्वायर से पी स्क्वायर खत्म, अंडर में कितना बचेगा क्यू स्क्वायर अपॉन पी, जो कि बाहर निकलने कितना आएगा क्यू अपॉन में पी। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी क्यू अपॉन में पी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है विश्व बैंक में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 181, 185, 189 या फिर 187। तो विश्व बैंक में कितने सदस्य हैं वर्तमान में 189 सदस्य है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय इसका है वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी यानी कि यूएसए में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मनमोहन प्रवीण का भाई है, प्रवीण की एकमात्र बहन की माँ मनमोहन से किस प्रकार संबंधित है। देखिए मनमोहन और प्रवीण क्या है, भाई भाई है, और प्रवीण की एकमात्र बहन, प्रवीण की एकमात्र जो बहन होगी मनमोहन की बहन भी होगी, और बहन की माँ, प्रवीण की एकमात्र बहन की माँ, तो मनमोहन की माँ भी हुई, और माँ की माँ कौन होती, नानी हुई, नानी मनमोहन की कौन लगी, मनमोहन की भी नानी लगेगी, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है 0.6 बार प्लस 0.7 बार प्लस 0.8 बार प्लस 0.3 बार का मान क्या होगा। तो आपको पता है बार हटाते हैं कैसे हटाते हैं, जैसे मान लीजिए 0.a पर बार लगा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम a अपॉन में 9, इस तरीके से खुलता है ये बार। तो बार के नीचे जितने अंकों के ऊपर बार लगा हो उतने बटे में कितना आता है 9 आता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो 0.6 बार का मतलब कितना है 6/9, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7/9, ये हो जाएगा आपका 8/9, और ये हो जाएगा आपका 3/9। क्योंकि बेस यानी कि आधार इसका समान है, हर समान है, तो ऊपर संख्या जुड़ जाएंगी सीधे सीधे। तो कितना हो जाएगा आपका 6 और 7 13, 13 और 8 21 और 3 24, 24/9, 9 में 24 का भाग करें कितना आएगा, तो 9 दूनी 18, कितना बचेगा 6/9, 3 से कटेगा 2 बार, 3 से कटेगा 3 बार, तो कितना हो जाएगा आपका 2 सही 2/3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया में किसकी अनुशंसा अनिवार्य है। तो महाभियोग लगाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, तो उसमें संसद के दोनों सदनों की आवश्यकता पड़ती है, तो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों की आवश्यकता पड़ती है। और महाभियोग लगाने से पूर्व राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पूर्व राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है, ठीक है, तब आप उस पर पूर्व सूचना देनी पड़ती है, तब उन पर आप महाभियोग लगा सकते हैं। बात करें महाभियोग की, तो महाभियोग संविधान में कहाँ से दिया गया है, तो संविधान में अनुच्छेद है, अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में चर्चा की गई है। और संविधान में जो महाभियोग लिया गया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो महाभियोग लिया गया है, वो लिया गया है यूएसए के संविधान से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो आपका सही आंसर है। एक विद्यालय में 3:2 के अनुपात में छात्र एवं छात्राएं हैं, यदि 20% छात्र एवं 30% छात्राएं छात्रवृत्ति पाते हैं तो छात्रवृत्ति नहीं पाने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज बताइए। देखिए सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, पिछले प्रैक्टिस सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ये मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, तो आपने देखा होगा, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना इसका राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में फाइल को इस तरह से लिखा जाता है, आइडियल को इस तरीके से, तो डिफ को किस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए इसमें क्या है नंबरिंग, मतलब इसमें कोडिंग की गई डायरेक्ट, जैसे एफ का कोड क्या है 7 है, आई का कोड क्या है 4 है, कैसे पता है नंबरिंग की गई है, मतलब कोड किया गया, तो हम इसमें चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आई का कोड कितना है 4, तो यहाँ पे भी आई का कोड कितना है 4 है, इस तरीके से आप इसको मैच कर सकते हैं। इससे यहाँ पे ई का कोड कितना है 5 है, यहाँ पे भी ई का कोड कितना है 5, यानी जैसे जैसे मतलब सीधे सीधे इसकी नंबर से कोडिंग कर दी गई है। ऐसे यहाँ पे देखिए, तो डी का कोड क्या बनेगा, डी का कोड यहाँ पे कितना था, डी का कोड यहाँ पे 3 था, पहले 3 आएगा, ई का कोड कितना था यहाँ पे 5 था, 5 आएगा, 3 5, ई का कोड कितना है, तो ई का कोड है यहाँ पे 8, 3 5 8, और एफ का कोड कितना है यहाँ पे, एफ का कोड है 7, तो 3 5 8 7 ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है आपका 20 जून को, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। बात करें 25 जनवरी की, 25 जनवरी क्या मनाया जाता है, तो मतदाता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, तो 25 जनवरी को मनाते हैं।
और 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो 14 सितंबर मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि खंभे की लंबाई तथा उसकी परछाई की लंबाई में अनुपात 1:√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? देखिए मान लीजिए खंभा है और इसकी परछाई है, तो परछाई लंबाई और उसकी परछाई में क्या अनुपात है? 1:3, यानी 1:√3, यानी यदि 1 है तो ये कितना होगा? √3 होगा। पूछा क्या? उन्नयन कोण, यानी थीटा की वैल्यू पूछी है। तो बताइए टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधा 1/√3, और 1/√3 टेन में किसके बराबर होता है? तो टेन में 30 के बराबर होता है। टेन से टेन खत्म, थीटा बराबर कितना मिल गया? थीटा बराबर मिल गया 30 डिग्री। 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, यदि ट्रुथ को हम इस तरीके से लिखते हैं तो लाइज को किस तरीके से लिखा जाएगा? दी टी है, टी का कोड कैसे बनाया है? एस और यू से बनाया है, यानी एक तो टी से पहले वाला, एक एस टी के बाद वाला। ऐसे आर है, आर का कोड क्या बनाया है? क्यू और एस, एक आर से पहले वाला, एक आर से बाद वाला। इसी तरीके से फिर लाइज का बनाएंगे, तो लाइज का कैसे बनाएंगे? एल का कोड क्या होता है? एल का कोड नंबर होता है 12 पे, तो एक 12 से पहले यानी 11 वाला, एक 12 से बाद वाला यानी 13 वाला। तो 11 पे आता है के और 13 पे आता है एम, तो शुरुआत होगी के एम से, के एम से शुरुआत होगी, ये तो आंसर होगा नहीं। ऐसे एकदम लास्ट वाला चेक करें, एस वाला, तो एस से पहले आता है आर और एस के बाद आता है टी, तो लास्ट में आना चाहिए आर टी, जो कि सिर्फ आपके एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? सुरेश मेनन, सलमान रुश्दी, शशि थरूर या फिर चेतन भगत? मिडनाइट चिल्ड्रन चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके सलमान रुश्दी, ऑप्शन नंबर 2। शशि थरूर की पुस्तक का नाम क्या है? एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है। ये पुस्तक किसकी है? शशि थरूर की है। चेतन भगत की पुस्तक का नाम क्या है? हाफ गर्लफ्रेंड और टू स्टेट, इनकी पुस्तक का नाम है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है? न्यूनतम लिंगानुपात, सबसे कम सेक्स रेशियो किस राज्य में है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा या फिर हरियाणा? सबसे कम कहाँ पर है? हरियाणा में। सर्वाधिक कितना है? कहाँ पर है? सर्वाधिक है आपका केरल में, ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात वाला यूटी कौन सा? सबसे कम, यानी सबसे कम लिंगानुपात किस यूटी में, किस आंध्र प्रदेश में? तो दमन एंड दीव में है, दमन दीव में। और सबसे ज्यादा कहाँ पर है? सबसे ज्यादा तो वो है आपका पांडिचेरी, यानी पुदुचेरी में, पुदुचेरी में, ठीक है। ये तो आपके केंद्र शासित प्रदेश हो गए। सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश किस में है, मतलब किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात है? तो वो हो जाएगा आपका दमन एंड दीव। और सबसे ज्यादा किसमें है? पांडिचेरी में। सबसे ज्यादा किस राज्य में है? केरल में। सबसे कम किसमें है? हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि एक पुरुष, दो महिलाएं या फिर तीन बालक एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर लेते हैं तो उसी कार्य को एक पुरुष, एक महिला और एक बालक मिलकर कितने दिनों में करेंगे? देखिए यहाँ बोला गया एक पुरुष या दो महिलाएं, तो एक मेल बराबर होगा टू वुमेन के, और एक मेल ही बराबर होगा किसके? टू थ्री चाइल्ड, यानी कि आप कह सकते हो थ्री बॉय, बी से हम दर्शाते हैं इसको। तो एक मेल टू वुमेन के बराबर है, एक मेल थ्री चाइल्ड के बराबर है। एक अकेला आदमी कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में काम खत्म कर रहा है, ठीक है। तो कुल काम कितना होगा? 44 काम ही हो जाए कुल काम, क्योंकि एक अकेला पुरुष के हिसाब से देखें तो एक पुरुष 24 दिन में काम खत्म कर रहा है, तो कुल काम कितना हुआ? 44 काम ही हुआ। अब एक पुरुष, एक महिला और एक बालक, तो हम महिला को भी पुरुष में चेंज कर लेते हैं और बालक को भी पुरुष में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से एक महिला जो होगी वो कितने पुरुष के बराबर होगी? तो यहाँ से एक महिला जो होगी वो 1/2 पुरुष के बराबर होगी, है ना, आधे पुरुष के बराबर होगी, नहीं होगी? तो यहाँ से एक महिला यानी कि एक वुमेन बराबर होगा 1/2 मेल के, और यहाँ से एक बॉयज बराबर होगा 1/3 मेल के। तो यदि हम इस पूरे को मेल में चेंज करें तो कितना आएगा? तो एक मेल तो यहाँ से मिल जाएगा, प्लस एक महिला की जगह पे 1/2 मेल, और एक बालक की जगह पे 1/3 मेल। कुल मिला के मेल कितने हो गए? तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6,
एक बट्टे यहाँ पे एक, एक छः छः, 6m प्लस 3m प्लस के 2m, 6 और 3 9 2 11, 11m बट्टे में 6। यानी कुल मिला के यदि हम इसको महिला और पुरुष को, महिला और बालक को पुरुष में चेंज करें तो कुल मिला के पुरुष कितने हो जाएंगे, तो कुल मिला के पुरुष हो जाएंगे आपके 11/6m। यदि जब एक पुरुष किसी काम को 44 दिन में करना है तो 11/6 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए एक पुरुष कितने दिन में कर रहा था, 44 दिन में कर रहा था, तो 11/6 मेल उसे कितने दिन में खत्म करेंगे, तो 44 गुणा 6 बटे में 11, 11 से 4 बार 4 24, कितने दिन में कर देंगे, तो 24 दिन में खत्म कर देंगे। ऑप्शन नंबर 2, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा आरेख नीचे दिए गए शब्दों के बीच के संबंध को दर्शाता है। खेल, फुटबॉल, छिपकली। देखिए फुटबॉल क्या एक प्रकार खेल ही है, तो फुटबॉल तो खेल के अंदर आ जाएगा और छिपकली क्या अलग है, तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। साइन 75 प्लस कॉस 75 का मान निम्नलिखित में से क्या हुआ। साइन 75 प्लस कॉस 75 का मान बताना है आपको, क्या होगा। देखिए साइन 75 प्लस कॉस 75, कॉस 75 को लिख सकते हैं हम कॉस 90 माइनस के 15, ठीक है लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन 75 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा यानी कि साइन 15, ठीक है। अब ये क्या बन गया आपका साइन 75 प्लस साइन 15। तो आप इस एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस साइन डी वाला, ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस के डी बाई 2, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सी की वैल्यू कितनी है 75, टी की वैल्यू कितनी है 15। तो साइन 75 प्लस साइन 15 डिग्री बराबर हो जाएगा 2 साइन 75 प्लस 15 बटे में 2 इंटू कॉस 75 माइनस के 15 बटे में 2, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 2 साइन 75 प्लस 15 90, 90 बटे में 2 यानी कि 45, और ये हो जाएगा आपका 75 माइनस के 15 यानी 60, 60 बटे में 2 यानी कि 30, कॉस 30। 2 साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/√2 होती है, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। 2 से 2 खत्म, कितना बचा √3/√2, ठीक है। आप इसको ले सकते हैं √3/2, एक ही बात है। तो कितना आंसर आएगा √3/2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। कुछ चौक खड़ियां हैं, कुछ चौक क्या है, खड़ियां हैं, ठीक है, और सभी डस्टर बोर्ड है। अच्छा कुछ चौक अथवा खड़िया डस्टर है, यानी ये किसका हो जाएगा डस्टर का, और सभी डस्टर क्या है बोर्ड है, सभी डस्टर क्या हो जाएंगे बोर्ड, ठीक है। पूछा क्या है कुछ चौक अथवा खड़िया बोर्ड है, तो कुछ चौक अथवा खड़िया क्या है बोर्ड है, तो है पहला सही है। कोई भी डस्टर बोर्ड नहीं है, कोई भी डस्टर बोर्ड नहीं, इधर गलत हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या है एक ही निष्कर्ष निकलना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आईसीसी प्लस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। देखिए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप तो हो चुका है वर्तमान में, ये पहले हो चुका है मार्च अप्रैल मई के जून के महीने में। तो ये कहाँ पे हुआ था, ये आपके 2 देशों में हुआ था, यूएसए और वेस्ट इंडीज में। कौन जीता इसको, तो फाइनल में मैच हुआ था इंडिया और अफ्रीका का, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था, जिसमें इंडिया क्या रहा विजय रहा, 5 या 6 रन से जीता था इंडिया। आपने शायद वो मैच देखा होगा, बहुत ही खतरनाक मैच था। चलिए नेक्स्ट देखिए 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर प्रति घंटा एक पुरुष तथा एक स्त्री द्वारा एक साथ किए गए काम से 4 गुना काम कर सकते हैं। तदनुसार एक पुरुष तथा एक स्त्री के काम का अनुपात कितना होगा। एक पुरुष और एक स्त्री के काम का अनुपात पूछा है आपसे। 5 पुरुष और 2 स्त्रियां के द्वारा जो काम होता है वो एक पुरुष और एक स्त्री के द्वारा किए गए काम का 4 गुना के बराबर है। तो देखिए 5 मेल प्लस 2 फीमेल जितना ये काम करते हैं उसका 4 गुना काम कौन करता है, सॉरी जितना इनका काम है उसके 4 गुने के बराबर काम किसका है, एक मेल प्लस एक फीमेल,
देखिए इसको थोड़ा उल्टा बता दिया मैंने। जितना काम एक महिला और एक पुरुष करते हैं उसके 4 गुने के बराबर काम करते हैं कौन? 5 पुरुष और 2 स्त्रियां मिलकर काम करती हैं। तो इनका काम बराबर बराबर कब होगा? जब आप 4 का गुणा इधर करेंगे तब। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कितना जाएगा? 4m प्लस के 4f। ठीक है, ये कितना है? 5m प्लस के 2f। 4m इधर लाएंगे कितना बचेगा? तो एक इधर बचेगा, खाली 1m बचेगा, और 2f इधर ले जाएंगे तो बचेगा 2f। तो m बटे में f बराबर हो जाएगा 2 बटे में 1। तो मेल और फीमेल का रेशियो कितना आ गया? मेल रेशियो फीमेल कितना आ गया? 2:1। ठीक है, मेल और फीमेल का रेशियो ही पूछा था आपसे। पुरुष और स्त्री का अनुपात क्या है? 2:1, 2:1। नेक्स्ट है NDOE। इन अक्षरों से एक शब्द है, शब्द में एक अक्षर का प्रयोग एक बार करते हुए अंग्रेजी शब्द के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? तो इससे कौन कौन शब्द बन सकते हैं अंग्रेजी के? देखिए NDOE से बन सकते हैं, एक तो डन बन सकता है DONE, एक बन जाता है नोड। ठीक है, तो 2 शब्द आपके बन सकते हैं अंग्रेजी के जिनका मीनिंग निकलता है। ऑप्शन नंबर 2। दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में लगाकर उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले बिंदु आएगा, बिंदु से रेखा बनेगी, रेखा से क्या बनेगा? कोण बनेगा, कोण से क्या बनेगा? त्रिभुज बनेगा, और त्रिभुज से क्या बनेगा? फिर त्रिभुज के बाद नंबर आएगा वर्ग का। ठीक है, तो इनका जो क्रम लगेगा वो क्या लगेगा? 5 2 5 2, फिर 3, फिर 4, फिर 1। 5 2 3 4 1। ऑप्शन देखिए, 5 2 3 4 1। ऑप्शन नंबर 2। किस राज्य द्वारा मई 2024 को स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू की गई थी? स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य से शुरू की गई थी? मिजोरम, मणिपुर, असम या फिर नागालैंड? तो ये शुरू की गई थी आपकी मणिपुर के द्वारा, स्कूल ऑन व्हील्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन को देखिए जरा। निम्नलिखित ग्राफ का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। भारत का बिस्कुट निर्यात मात्रा दे रखी है इस तरीके से लाइनों द्वारा, और मूल्य दे रखा है खाली ब्लैंक वाला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में पूछा है किन 2 वर्षों में मूल्य प्रति टन समान था? प्रति टन के हिसाब से समान मूल्य था। ऑप्शन है आपके 2006 और 2007 में। तो 2006 और 2007 में बात करें तो 2006 में प्रति टन मूल्य था, तो ये तो आपका क्या है? मात्रा है 75 टन, मूल्य क्या है आपका? 150 करोड़। तो 1 टन के मूल्य कितना हो जाएगा? 2 करोड़ मूल्य हो जाएगा। 150 बट्टे में 75 करेंगे तो 2 ही तो आएगा आंसर। 2 करोड़ रुपए प्रति टन 1 टन का मूल्य हो गया। और इसमें 2007 में बात करेंगे तो 150 का भाग करेंगे 330 में, तो ये 2 से अधिक ही आएगा। ठीक है, 2 से क्या आएगा? कुछ ना कुछ अधिक ही आएगा। ठीक है, तो 2 के बराबर नहीं आएगा। तो इन दोनों का मूल्य समान नहीं है 2006 और 2007 में। ठीक है, अब चेक करते हैं 2008 और 9 में। तो 2008 में चेक करेंगे तो यहाँ पे कितना है? 160 का भाग करेंगे 400 में तो कितना आएगा? 2.5 आएगा। और यहाँ पे 200 का भाग करेंगे 500 में तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 2.5 आएगा। इन दोनों ही सालों में क्या है? प्रति टन मूल्य क्या है? समान है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन दिया है, दिए ग्राफ और तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। वर्ष 1998 में राज्यों की जनसंख्या से संबंधित विभिन्न राज्यों के आंकड़े दे रखे हैं। यानी 1998 की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या थी? 15% थी, यानी कि पूरी जनसंख्या का 15% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में थी। ऐसे तमिलनाडु दे रखा है, अरुणाचल प्रदेश दे रखा है, बाकी और राज्य भी दे रखे हैं। कुल जनसंख्या कितनी है? तो कुल जनसंख्या आपकी 3,27,60,000 इतनी जनसंख्या है। नीचे भी आपको डेटा दे रखा है, आपका राज्य दे रखे हैं ना, लिंग और साक्षरता के अनुसार जनसंख्या अनुपात। लिंग की बात करें तो पुरुष और महिला कितने कितने अनुपात में थे, और साक्षरता किस किस अनुपात में थी। ठीक है, कितने साक्षर थे, कितने निरक्षर थे, इस तरह का डेटा दे रखा है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन में। ठीक है, वर्ष 1998 में पिछले वर्ष की तुलना में गोवा की जनसंख्या में 20% की और अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई है। तो वर्ष 1997 में गोवा और अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या का अनुपात कितना था? बात हो रही है 1997 की पूछी आ रही है, और 1998 में डेटा दे रखा है। गोवा की जनसंख्या में वृद्धि हुई है 20% की, और अरुणाचल प्रदेश जनसंख्या में वृद्धि हुई है 10% की। ठीक है, जनसंख्या का अनुपात पूछा है। देखिए
अब आपको मैं एक बार डेटा दोबारा दिखाता हूँ। देखिए ये डेटा दे रखा है आपको, ठीक है। आपसे बोला है कि जो गोवा की जनसंख्या है उसमें 20% की वृद्धि हुई है, और गोवा वाले में, और जो अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, उसमें 10% की वृद्धि हुई है, ठीक है। ये दोनों डेटा दे रखा है और दोनों की जनसंख्या का 1997 में अनुपात पूछा है। देखिए मान लीजिए कि जो 1997 में जनसंख्या है गोवा की वो एक्स रही होगी गोवा की, और जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी रही होगी 22, ठीक है। तो गोवा की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 20% की। तो 1997 में एक्स थी, तो 1998 में कितनी हो गई, 120% हो गई होगी इसकी, ठीक है। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 10% की। 1997 में यदि 22 थी तो 1998 में कितनी हो गई इसका, 110%, ठीक है। और ये जनसंख्या किसके बराबर होगी, ये जनसंख्या, देखिए 1998 में गोवा कितना परसेंट है, 12% होता है किसका, तो 3,27,60,000 का 12%। तो ये हो जाएगा 3,27,60,000 का 12% के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही ये किसके बराबर होगा, तो अरुणाचल प्रदेश कितना दर्शा रहा है, 25% को। तो ये होगा 3,27,60,000 का 25% के बराबर होगी जनसंख्या, ठीक है। अब दोनों का अनुपात पूछा था तो भाग कर दीजिए। तो इससे ये पूरा खत्म, इससे ये पूरा खत्म, इससे ये वाला पूरा खत्म, 0 से 0 खत्म, ठीक है। 12 से ये वाला 12 भी खत्म, ठीक है। तो यहाँ कितना बचे, यहाँ तो 1 बचेगा। देखिए यहाँ बचेगा ऊपर x बचा खाली, यहाँ बटे में कितना बचा, 22 गुणा 11 बचा। इधर बचा आपका 1 और यहाँ बचा आपका 25, ठीक है। अब 11 गुणा इधर कर देते हैं तो इधर हो जाएगा x अपॉन 22, अब 11/25। दोनों का अनुपात पूछा था तो अनुपात कितना हो गया, x अनुपात y बराबर 11/25, ठीक है। यही क्या है आपका राइट आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए ये ऑप्शन दे रखे हैं 11/25, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट है साली, भतीजा, पोता और परदादा, इनमें विषम संख्या चुननी है आपको, ठीक है। तो साली, भतीजा, पोता और परदादा में भिन्न कौन सा है, इसमें भिन्न है साली। क्यों भिन्न है, क्योंकि भतीजा, पोता और परदादा ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। वैसे दूसरा दूसरा रीजन क्या हो सकता है इसमें, ये आपका एक ही ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ये आपका दूसरा ब्लड ग्रुप है। चलिए नेक्स्ट देखिए। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प चुनिए। छेद, ड्रिलर, फोटो फ्रेम, काटना, चाकू, पेंट ब्रश। तो ड्रिलर का काम क्या होता है, छेद करना होता है। चाकू का काम क्या होता है, काटना होता है। ब्रश का काम क्या होता है, पेंट करना होता है। लेकिन फ्रेम का काम फोटो खींचना नहीं होता है। तो यही क्या हो जाएगा आपका, अन्य से भिन्न हो जाएगा। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। दौड़ना, सोना, जॉगिंग करना या फिर चलना। तो इसमें भिन्न कौन सा हो जाएगा, इसमें भिन्न हो जाएगा आपका सोना, क्योंकि इसमें कोई शारीरिक क्रिया नहीं है। बाकी दौड़ना शारीरिक क्रिया है, जॉगिंग भी है और चलना भी है। देखिए क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने अपनी 3/4 वस्तुएं 20% के लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य के भाव पर बेच दिया। पूरे सौदे में उसके द्वारा अर्जित लाभ बताइए। देखिए मान लीजिए उसने 100 वस्तुएं 100 रुपए की ही खरीदी, ठीक है। 100 वस्तुएं 100 रुपए की ही खरीदी, तो एक वस्तु 1 रुपए की पड़ गई उसकी। अब कह रहा है कि उसने 3/4 वस्तुएं 20% लाभ पर बेची। तो 100 वस्तुएं 100 रुपए में खरीदी, तो 3/4 कितनी हो जाएंगी, 100 का 3/4 होता है 75। तो 75 वस्तुएं कितने में बेची, 20% के लाभ पर। तो 75 का 120% निकाल देंगे, कितनी बेची होंगी, तो 6/5, 20 से काटेंगे 6 बार, 20 से कटेगा 5, 5 से कटेगा 15, 15 छक्के 90। यानी कि उसने 15 वस्तुएं, सॉरी 75 वस्तुएं कितने में बेची थी, तो 90 में बेची। अब कितनी वस्तुएं बची उसके पास, तो 100 में से 75 तो बेच दी, बची कितनी, तो बची आपकी 25। अब वो कह रहा है कि जो शेष वस्तुएं जो बची उसको क्रय मूल्य के भाव पर ही बेच दिया, यानी जितने में खरीदी थी उतने में ही बेच दिया। और एक वस्तु 1 रुपए खरीदी थी, तो 25 वस्तु उसने 25 की खरीदी थी, तो जितने में खरीदी उतने में ही उसने क्या कर दिया, बेच दिया, ठीक है। तो 25 वस्तुओं को 25 रुपए में बेच दिया और जो 75 वस्तुएं थी उनको 90 रुपए में बेच दिया। तो जरा ये बताइए कि उसने कुल मिला के जो 100 वस्तुएं थी वो कितने में बेची थी, तो 90 प्लस 25 यानी 115 में बेच दी। 100 वस्तुएं कितने में बेच दी, 115 में बेच दी। तो 100 वस्तु उसने खरीदी कितने में थी, 100 वस्तु उसने 100 रुपए में खरीदी थी, तो कितने का लाभ हो रहा है, तो 100 में खरीदी थी, 115 में बेच रहा है, तो 15 का लाभ हो रहा है। कितने पे, खरीदी कितने में थी, क्रय मूल्य कितना है, 100 है, कितने परसेंट का हो जाएगा, गुणा कर देंगे 100 का, 100 से 100 खत्म, कितना हो गया, 15%। यानी कितने परसेंट का लाभ कमा लिया उसने, 15% का लाभ कमा लिया। इसे 5 मई 2024 को यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, रत्ना पाठक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? वो बनाया गया करीना कपूर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो हाइपो का रासायनिक नाम है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड, AgI सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। ठीक है, जो आपने वो देखा होगा पहले टाइम पे आता था, रील वगैरह जो आती थी फोटो बनाने की, उस पर इसी का प्रयोग किया जाता था, सिल्वर आयोडाइड का। चलिए नेक्स्ट देखिए, 287 गुणा 287 प्लस 269 गुणा 269 माइनस के 2 गुणा 287 गुणा 269 का मान क्या होगा? देखिए, इसको लिख सकते हैं हम 287 का वर्ग, और आगे वाले को लिख सकते हैं हम 269 का स्क्वायर, माइनस के 2 गुणा 287 गुणा 269। तो ये फॉर्मूला किसका बनना है? ये फॉर्मूला बनना है आपका 287 माइनस के 269 का पूर्ण वर्ग बनना है। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 287 का वर्ग, इसको लिख सकते हैं हम 269 का वर्ग। इसको ये तो ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा रहने दीजिए। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 287 माइनस के 269 का स्क्वायर। 287 में 269 कराएंगे कितना बचेगा? 18 बचेगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 होता है। इसका राइट आंसर कितना आएगा? 324, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत रोग है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है? हीमोफीलिया, निकट दृष्टि दोष, अरक्तता या फिर ल्यूकेमिया। वंशानुगत रोग क्या है? इसमें हीमोफीलिया वंशानुगत रोग है। ठीक है, हीमोफीलिया में क्या होता है कि जो रक्त का थक्का है वो नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है, ये आपका वंशानुगत रोग है। चलिए नेक्स्ट देखिए, रोशन हार्दिक से लंबा है। रोशन किससे लंबा है? तो हार्दिक से लंबा है। हार्दिक सुशील से छोटा है। हार्दिक किससे छोटा है? सुशील से छोटा है। चलिए, सुशील की भी स्थिति पता नहीं कि यहाँ पे आएगी कि यहाँ पे आएगी। ठीक है, निजा हैरी से लंबी है किंतु हार्दिक से छोटी है। निजा किससे लंबी है? हैरी से। सुशील रोशन से छोटा है। सुशील किससे छोटा है? तो सुशील रोशन से छोटा है। सुशील कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। ठीक है, सुशील रोशन से छोटा है। अब देखिए, दोबारा आते हैं यहाँ पे, रोशन हार्दिक से लंबा है, तो रोशन हार्दिक से लंबा हो गया। ठीक है, हार्दिक सुशील से छोटा है। हार्दिक जो है वो सुशील से छोटा है। ठीक है, यहाँ पे बन गया ये। निजा हैरी से लंबी है किंतु हार्दिक से छोटी है। निजा जो है वो हैरी से लंबी है, तो यहाँ पर निजा आएगी और यहाँ पर आ जाएगा हैरी। जो निजा है वो हैरी से तो लंबी है किंतु हार्दिक से छोटी है। ठीक है, सुशील रोशन से छोटा हो गया, ये भी ठीक है। बताइए सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा कौन है? आर वाला। आर किसका नाम था? रोशन का। सबसे लंबा कौन हो जाएगा? सबसे लंबा हो जाएगा रोशन, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखिए, संकेताक्षरों TRAI से अभिप्राय। टाई का मतलब क्या है? टाई का मतलब क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टाई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? ये दूरसंचार के जो दूरसंचार पे क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी कि टेलीकॉम कंपनियां जो हैं उन पर क्या करता है? ये कंट्रोल रखता है। ये क्या है? एक अथॉरिटी है एक प्रकार की, उस पर क्या करता है? कंट्रोल रखता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, किसी धन को 3 वर्षों के लिए कम से 5%, 10% और 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया जाता है। यदि 3 वर्षों में यह 16,632 हो जाता है तो मूलधन क्या होगा? देखिए, अंतर क्या दे रखी है आपको? 5%, 10% और 20%। 5% का भिन्न रूप क्या होता है? 1/20 होता है। तो 20 से कोई धन कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है, यानी कि 21 हो रहा है। ठीक है, ऐसे 10% का भिन्न रूप देखिए यहाँ लिख लीजिए। 5% का मतलब कितना होता है? 1/20 होता है, यानी 20 पर 1 की वृद्धि, यानी 20 से धन कितना हो रहा है? 21 हो रहा है। ऐसे 10% का मतलब कितना होता है? 1/10, यानी 10 से कितना हो रहा है? तो 1 वृद्धि हो रही है, 11 हो रहा है। और 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 से 1 बढ़ रहा है, यानी कि 6 हो रहा है। अब ये चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ। 10% का मतलब 10 से 11 और 20% का मतलब 5 से 6। यानी यदि आपका धन कितना था? 20 नहीं 200 पंजे हजार, हजार था, तो आपका मिश्रण कितना हो रहा है? 21 इंटू 11 231, 231 इंटू 6 कितना होता है? तो 6 एकम 6 और 30 छः 138, 1386। यदि आपका मूलधन 1,000 था तो आपका मिश्रण कितना हो रहा है? आपका मिश्रण हो रहा है आपका 1386। लेकिन मिश्रण हो कितना रहा है एक्चुअल में? तो 16,632, 16,632।
32। इसका कितना गुना है? तो इसका 12 गुना है। कितना गुना है? 12। इसका भी 12 गुना कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 12,000। तो मिश्रण मूलधन कितना हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा आपका 12,000। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलसाई किस खेल में प्रयुक्त होता है? बुलसाई शब्द किस खेल से संबंधित है? पोलो, शूटिंग, मुक्केबाजी या फिर बास्केटबॉल? तो बुलसाई का संबंध किससे है? मुक्केबाजी नहीं, किससे संबंधित है? ये आपका शूटिंग से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। क्लियर? ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, शूटिंग का जो प्रसिद्ध मतलब क्या कहते हैं खिलाड़ी है, वो कौन है? गगन नारंग। ठीक है। अच्छा, अभिनव बिंद्रा का नाम भी सुना होगा आपने। अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा, उनका नाम भी किसमें संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। जो गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है, पहले गोल्ड मेडलिस्ट कौन है भारत के? वो यही है, अभिनव बिंद्रा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक टेलीविजन की कीमत 25% बढ़ जाती है तो नए मूल्य को कितना परसेंट कम करना पड़ेगा ताकि उसकी कीमत मूल कीमत पर आ जाए? जैसे अभी क्वेश्चन आया था 20% बढ़ाने वाला, वैसे ये क्वेश्चन होगा। यदि कीमत कितनी बढ़ जाती है? तो कीमत बढ़ जाती है 25%। यदि मूल्य पहले 100 रहा था तो 25% बढ़ जाएगा, तो कितना परसेंट हो जाएगा अब? कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा 125। ठीक है, क्योंकि 100 का 25% 25 ही होता है। तो 100 से बढ़ के कितना हो गया? 125 हो गया। वो कह रहा है कि उसका कितने परसेंट कम करना पड़ेगा ताकि उसकी कीमत में कोई परिवर्तन ना आए। तो कितना कम करना पड़ेगा? 125 से 100 पर लाने के लिए आप कहेंगे 25 की कमी करनी पड़ेगी। तो 25 की कमी कितने पर करनी पड़ेगी? 125 पर करनी पड़ेगी। तो 25 की कमी 125 पर कितना परसेंट हो जाएगा? गुणा कर देंगे 100 का। 25 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा ये 20 बार। कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी? तो 20% की कमी करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, नीचे दी गई आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। यानी ये आकृति इसमें से किसमें निहित है? तो देखिए, जब आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको ये आकृति किसमें दिखाई देगी? तो ये आकृति आपको दिखाई देगी इसमें, इस तरीके से। इस तरीके से आपको ये दिखाई देगी यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। निर्वात में सैटेलाइट, निर्वात में सैटेलाइट क्या होते हैं? सुदूर नियंत्रण द्वारा कक्षा और में रखा जाता है, पश्चगतिक रॉकेट द्वारा कक्षा में रखा जाता है। यानी जो निर्वात में सैटेलाइट रखे जाते हैं वो किस तरीके से रखे जाते हैं? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ऊर्जा उत्पन्न करता है या फिर कक्षा में परिभ्रमण के लिए किसी ऊर्जा की जरूरत नहीं होती। तो जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं निर्वात में, कैसे छोड़े जाते हैं? वो रॉकेट के द्वारा छोड़े जाते हैं, यानी पश्चगतिक रॉकेट के द्वारा कक्षा में रखे जाते हैं। ठीक है, आपको पता ही रॉकेट के द्वारा छोड़े जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ग एबीसीडी में कितने वर्ग हैं? इसमें कितने वर्ग हैं? वर्गों की संख्या कैसे निकालते हैं? देखिए, इसमें कितनी वो है कॉलम है? तो देखिए 1 2 3 4, इसको लिखिए आप 1 का वर्ग, इसको लिखिए 2 का वर्ग, इसको लिखिए 3 का वर्ग, इसको लिखिए आप 4 का वर्ग। इन सबको जोड़ दीजिए। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। इन सबको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 30। तो इन सब में कितने वर्ग हैं? इस सब में आपके 30 वर्ग हैं। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस अवशिष्ट को नदियों में विसर्जन को कम करना है? किस अवशिष्ट को नदियों में विसर्जन को कम करना है? तो ऑप्शन है ऑक्सीजन ह्रासक, ऑक्सीजन उत्पादक, कार्बन उत्पादक, सल्फर उत्पादक। किस अवशिष्ट को कम करना है? तो देखिए, अपशिष्ट की वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसको ही कम करना सही रहेगा प्रदूषण नियंत्रण के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑक्सीजन ह्रासक। जो ऑक्सीजन कमी करता है उसको कम कर दीजिए तो प्रदूषण आपका क्या हो जाएगा? नियंत्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। स्थिर जल में एक नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है यदि यह अनुप्रवाह में 12 किलोमीटर जाता है और प्रारंभिक बिंदु पर 3 घंटे में लौट के आ जाता है। क्रिया में जल का वेग बताइए। जल का मतलब धारा का वेग बताना है। देखिए धारा का वेग कैसे निकालते हैं। देखिए 12 किलोमीटर जाता है अनुप्रवाह में और फिर वापस आता है, तो कुल 3 घंटे लगते हैं। और नाप की गति दे रखी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति हम मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अनुप्रवाह में गति कितनी हो जाएगी? अनुप्रवाह में गति हो जाएगी 9 + 1 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि अनुप्रवाह में चाल जुड़ जाएगी। और प्रति मतलब अनुप्रवाह और फिर दूसरा क्या होता है? प्रति अनुप्रवाह, यानी कि विपरीत दिशा में चाल कितनी हो जाएगी? तो विपरीत दिशा में चाल हो जाएगी इसकी, यानी धारा की विपरीत दिशा में
9 माइनस के 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्लियर। अब जा कितना रहा है, 12 किलोमीटर जा रहा है और 12 किलोमीटर ही लौट के आ रहा है। तो जब 12 किलोमीटर अनुप्राम में जाएगा तो समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बट्टे 4। 4 कितनी है, 9 प्लस 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और विपरीत दिशा में 4 कितनी है, तो दूरी तो उतनी है और 4 कितनी हो जाएगी, 9 माइनस के 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कुल मिला के समय लग कितना रहा है, तो समय लग रहा है 3 घंटे का। यानी अनुप्रवाह में समय कितना हो गया, दूरी बट्टे 4, और धारा की विपरीत दिशा में 4 के समय कितना हो गया, दूरी बट्टे 4। 12/9 माइनस के 12/9 प्लस के बराबर कितना होगा, 3 के बराबर। अब इसको सॉल्व करके आपको ए की वैल्यू चाहिए, है ना। तो ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ऑप्शन की सहायता से निकाल लेते हैं। पहला ऑप्शन रखिए, जब ए बराबर हम 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 12/9 प्लस 3, और ये हो जाएगा 12/9 माइनस के 3। तो 12 बट्टे में कितना हो जाएगा, 12, और ये हो जाएगा 12/6। 12 से 12 कटेगा एक बार, 6 से कटेगा 2 बार, 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 3, और 3 ही हमारा होना चाहिए था। इसका मतलब पहला जो ऑप्शन है वो हमारा क्या है, एकदम सही आंसर है। तो जो धारा की चाल होगी वो कितनी होगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें, देखिए अम्ल वर्षा एसिड रेन के बारे में आपको बताया हुआ है कि अम्ल वर्षा में कौन कौन सा अम्ल होता है। एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, एक होता है नाइट्रिक अम्ल HNO3। ठीक है, इन दोनों में खतरनाक, सबसे ज्यादा खतरनाक कौन होता है, तो H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। यही किसमें मिलता है, ये गाड़ियों की बैटरियों में यही मिलता है। गाड़ियों की बैटरी होती है उसमें भी कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल ही पाया जाता है। इसको देसी भाषा में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तेजाब। तेजाब का फॉर्मूला क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 ही होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है। क्यों नष्ट कर देती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, तो होता तो इसमें नाइट्रिक अम्ल भी है और सल्फ्यूरिक अम्ल भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, वनस्पति नष्ट हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पजल का क्वेश्चन है, 7 व्यक्ति PQRS TU और V उन सभी के जन्मदिन अलग अलग महीनों में है। जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में है। कोई भी 2 व्यक्ति एक ही जन्मदिन का महीना साझा नहीं करते, यानी किसी भी 2 व्यक्तियों का एक ही महीने में जन्मदिन नहीं है। पी का जन्मदिन जनवरी में है। चलिए इसको बनाते हैं पहले। 7 महीने हैं, कौन कौन से हैं आपके, जनवरी से लेके अगस्त तक। यानी जनवरी, फरवरी नहीं इसमें, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है और आपका अगस्त है। ठीक है, ये 7 महीने हैं और इनमें आपको दिन में लिख लेने कितने कितने दिन हैं। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं, मार्च में भी 31 होते हैं और अप्रैल में 30 होते हैं, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31 और अगस्त में भी 31 होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पी का जन्मदिन जनवरी में है। पी का है, पी का जन्मदिन जनवरी में। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों की संख्या समान है जिनका जन्मदिन आर से पहले और बाद में है। यानी ऐसे व्यक्ति क्या है, समान है जिनका जन्मदिन आर से पहले है और बाद में। यानी आर के पहले भी उतने व्यक्ति का जन्मदिन है जितना आर के बाद में। तो इसका मतलब आर बीच में होगा। 7 महीने हैं तो आर कहाँ पे होगा, आर होगा मई में। तो भी तो 1 2 3 पहले, 1 2 3 बाद में, तो बाद में और पहले क्या है, समान हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए। यानी ये वाली लाइन खत्म हो गई, ये वाली लाइन भी खत्म हो गई। अब आते हैं एस और आर के बीच में केवल एक व्यक्ति का जन्मदिन है। एस और आर के बीच में केवल एक व्यक्ति का जन्मदिन है। तो देखिए एस आपका यहाँ पे भी हो सकता है और एस आपका यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी कंफर्म पोजीशन नहीं पता, तो इस लाइन को भी छोड़ दीजिए। क्यू का जन्मदिन 31 दिनों वाले महीने में है। क्यू का जन्मदिन कहाँ है, 31 दिनों वाले महीने में है। तो क्यू का जन्मदिन कहाँ पे हो सकता है, देखिए ये तो गिर गया 31 वाला, एक ये बचे 31 का, एक 2 ये बचे, तो इन दोनों में कहीं भी 31 का हो सकता है। अभी इस लाइन को भी छोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन अगस्त में नहीं है। क्यू का जन्मदिन 31 दिनों वाले महीनों में है लेकिन अगस्त में नहीं है। ठीक है, इन अगस्त में क्यू का बर्थडे नहीं है। ठीक है, क्यू यहाँ पे नहीं हो सकता, बाकी और कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे भी क्यू हो सकता है। ठीक है, आगे चलिए। क्यू और वी के बीच 2 व्यक्तियों का जन्मदिन है। क्यू और वी के बीच में 2 व्यक्तियों का जन्मदिन है।
देखिए ये थे हम क्यू जो है वो 31 दिन वाले महीने में हो सकता है, ये तो कंफर्म हो गया। आपको यहाँ बोला था ना क्यू का जन्मदिन 31 दिन वाले महीने में है लेकिन अगस्त में नहीं है, तो देखिए क्यू यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, और क्यू आपका यहाँ पे हो सकता है, क्लियर। बाकी यहाँ पे नहीं होगा क्यू, और यहाँ पे भी क्यू नहीं होगा क्योंकि 30-30 दिन के हैं, ठीक है। अब आपसे बोला है कि क्यू और वी के बीच में दो व्यक्तियों का जन्मदिन है, क्यू और वी के बीच में दो व्यक्तियों का जन्मदिन है, तो क्यू कहाँ पे हो सकता है? क्यू यहाँ पे होगा, तो क्यू और वी कहाँ पे होगा? वी पे यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू और वी के बीच में दो व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है। और क्यू आपका यहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ पे क्यू आपका नहीं हो सकता। अच्छा यहाँ पे हो सकता है, कैसे? जैसे हमने यहाँ पे क्यू ले लिया, तो वी आपका नीचे नहीं होगा, तो बी कहाँ पे आ जाएगा आपका? यहाँ पे बी आ जाएगा। तो क्यू और वी के बीच में कितने व्यक्ति हो गए? दो व्यक्ति भी हो गए, ये भी बात कंफर्म हो गई। अब देखिए अब क्या कह रहा है, टी का जन्मदिन यू के जन्मदिन से पहले है, टी का जन्मदिन यू के जन्मदिन से पहले है, और क्यू का जन्मदिन आर के पहले नहीं है। क्यू का जन्मदिन आर के पहले नहीं है, इसका मतलब क्यू तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता फिर, ठीक है। क्यू का जन्मदिन यहाँ पे आपका सही लगाया हुआ है, क्यू का जन्मदिन यहाँ पे सही लगा हुआ, बी यहाँ पे सही हो गया। अब बच्चे कौन से आपके? ये बचा और ये बचा। अब देखते हैं और क्या मिल सकता है हमें हिंट। एस और आर के बीच में केवल एक व्यक्ति है, एस और आर के बीच में, तो एस कहाँ पे होगा? फिर यहाँ पे होगा, एस यहीं पे होगा, तभी तो एस और आर के बीच में एक व्यक्ति बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एस और आर ये वाली लाइन कंफर्म हो गई। अब क्यू का जन्मदिन 31, क्यू भी आपके पोजीशन पे आ गया है, लेकिन अगस्त में नहीं, ये भी ठीक है। क्यू और बी के बीच में दो व्यक्तियों का जन्मदिन है, ठीक है। टी का जन्मदिन यू के जन्मदिन से पहले है, यानी जो टी है वो यू से पहले है, तो टी का जन्मदिन कहाँ है? यू से पहले है, तो टी यहाँ पे आ जाएगा और यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपका ये पूरा सेंट बन गया। पूछा क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन पूछा एस का जन्मदिन किस महीने में, तो एस किस महीने में? एस आपका मार्च के महीने में है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। देखिए थोड़ा लेंथी सवाल था, एक ही क्वेश्चन पूछा है, तो मेरे हिसाब से एग्जाम में इसको तब करना चाहिए जब आपको आपके पास टाइम बचा हो, वरना आप इसको छोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, राजेश के जन्म का वर्ष क्या है? इसके लिए आपके कथन दे रखे हैं। वर्तमान में राजेश अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। राजेश की बहन जो वर्ष 1974 में पैदा हुई थी, अपने पिता से 35 वर्ष छोटी है। अच्छा, यदि राजेश की बहन 1974 में पैदा हुई थी, जो कि अपने पिता से 35 वर्ष छोटी है, तो उसके पिता का बर्थडे कब होगा? तो 1974 में से 35 घटा दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा आपका 3, 1939। तो उसके पिता कब का बर्थडे कब है? 1939 का। अपने पिता से राजेश कितना छोटा है? 25 वर्ष छोटा है। तो राजेश का बर्थडे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 25 जोड़ना पड़ेगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6, ये 1964। राजेश का बर्थडे कब का हो गया? 1964 का हो गया। पूछा क्या है राजेश का जन्म वर्ष कब है? तो 1964। तो 1964 निकालने के लिए हमें किस किस की सहायता करनी पड़ी? पहले कथन की भी हेल्प लेनी पड़ी और दूसरे कथन की भी हमें हेल्प लेनी पड़ी। तो इसका मतलब कथन 1 और 2 कथन दोनों क्या है? पर्याप्त है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? आपको पता है सिगरेट में क्या होता है? तंबाकू होती है, तंबाकू में क्या होता है? निकोटीन होता है, तो धुएं में भी निकोटीन होगा। निकोटीन आपके एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो ये आपका क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। तो सिगरेट के धुएं में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और निकोटीन होती है, ऑप्शन नंबर 2। यदि 5 मनुष्य के 2b अनुपात 2a प्लस के b बराबर 7:10 है, तो ए अनुपात b का मान क्या होगा? ये अनुपात b निकालना है। देखिए आपको दे रखा है कि 5a माइनस के 2b बटे में 2a प्लस के b, अनुपात का मतलब बटे तो होता है, बराबर क्या है? 7/10। ये अनुपात b चाहिए, तो गुणा कर लीजिए, 10 गुणा 5a यानी कि 50a हो जाएगा ये, माइनस के 20b बराबर 7 दूनी 14a प्लस के 7b। 14 घटाएंगे 50 में से कितना बचेगा? 36 बचेगा, और 20b इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 27b। तो a अपन b कितना हो जाएगा? 27 बटे में 36, 9×3 = 27, 9×4 = 36, यानी a अपन b कितना आ गया? 3/4, यानी a रेशियो b आ जाएगा आपका 3:4, ऑप्शन नंबर 3। नीचे दिए गए नक्शे का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है आपका? यदि कोई व्यक्ति हवाई अड्डे से रिक्शा स्टैंड जाना चाहता है, हवाई अड्डे से रिक्शा स्टैंड जाना चाहता है, तो उसे शीघ्र पहुंचने के लिए कौन सी रोड से जाना होगा?
हवाई अड्डे से, ये हवाई अड्डा है, और कहाँ पहुंचना है, रिक्शा स्टैंड पहुंचना है। तो किस रोड से जाना चाहिए उसको शीघ्र पहुंचने के लिए? तो शीघ्र रोड कौन सा है आपका? ये डायरेक्ट रास्ता है। तो इस रोड का नाम क्या है? एटीएम रोड। किस रोड से जाना पड़ेगा उसको सीधे पहुंचने के लिए? तो एटीएम रोड से उसे जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। सूर्य की ओर चलना प्रारंभ मतलब उसने पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। मान लो वो यहाँ से चलती है, वही दिशा आपकी पूर्व है, पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया, ठीक है। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ गई। बाईं ओर किधर होगा? इधर होगा। फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, फिर दोबारा बाईं ओर मुड़ गई, ठीक है। फिर कुछ देर चलने के पश्चात फिर दाईं ओर मुड़ गई। अब किधर मुड़ गई? दाईं ओर। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? जब ये पूर्व दिशा होती है तो ये दिशा कौन सी होती है? उत्तर दिशा होती है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? तो उत्तर दिशा की ओर उसका मुंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य के मोहिनीअट्टम का रूप का विकास कहाँ हुआ था? मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है? तो आपको पता ही है, केरल का है। मोहिनीअट्टम भी केरल का है, और भरतनाट्यम तो आपको पता है तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कर्नाटक का कौन सा है? तो कर्नाटक का कौन सा है आपका? मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा, यक्षगान। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का। मणिपुर का कौन सा है? मणिपुरी, ठीक है। और कथकली भी कहाँ का है? कथकली, कथकली भी आपका केरल का है। मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों कहाँ के? केरल के। मोहिनीअट्टम के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो उनका नाम है हेमा मालिनी। हेमा मालिनी किस नृत्य की है? तो मोहिनीअट्टम की, ठीक है। चलिए देखिए आगे। 7x बटे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के बारे में से कौन सा परिमेय व्यंजक घटाया जाए कि 4/x+4 प्राप्त हो? तो इसी को घटा देते हैं, तभी आपको आंसर निकल के मिल जाएगा। देखिए, 7x बटे में एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 12 को में से घटा दीजिए 4 बटे में एक्स प्लस के 4, ठीक है। तो देखिए, ये नीचे जो है ये इसका फैक्टर करिए। इसका फैक्टर जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस के 12 माइनस के 4/x प्लस के 4, ठीक है। अब इसमें से नीचे आप कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन लोगे आप? इसमें से x कॉमन लेंगे तो यहाँ x+4 बचेगा, और यहाँ पे से 3 कॉमन लेंगे, माइनस के 3, यहाँ बचेगा x प्लस के 4, ठीक है। माइनस के 4 बटे में x+4 तो आपका चल ही रहा है, बराबर में आइए। तो देखिए यहाँ बचेगा आपका 7x बटे में x+4 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, और इधर बचेगा x प्लस माइनस के 3। इधर माइनस में क्या था? 4 बटे में x प्लस के 4 था, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका x+4 इंटू एक्स माइनस के 3। तो जब x+4 एक्स माइनस 3 का भाग करेंगे तो एक बच जाएगा, एक का गुणा किसमें करेंगे? 7x में, 7x आ जाएगा, माइनस x+4 से x+4 कट जाएगा, बचेगा कितना? x माइनस के 3। एक्स माइनस 3 का गुणा इसमें करेंगे 4 में, तो कितना आंसर आएगा? तो ये हो जाएगा 4x माइनस के 4x माइनस के प्लस के, एक सेकेंड, अच्छा माइनस तो आपका पहले से बाहर था, 4 का गुणा किसमें होगा? एक्स माइनस के 3 में होगा, तो 4x माइनस के 4 प्लस के 12 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा, 7x में 4x घटाएंगे तो कितना आएगा? 3x प्लस के 12 ऊपर है ये, बटे में कितना आ जाएगा? x प्लस के 4 इंटू एक्स माइनस के 3, ठीक है। ऊपर से 3 कॉमन ले लीजिए, x+4 बचेगा ऊपर, बटे में बचेगा x प्लस के 4 इंटू एक्स माइनस के 3। x+4 से x+4 खत्म, ऊपर बचेगा 3, बटे में बचेगा एक्स माइनस के 3। यही आपका क्या बनेगा? राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन है, पर आंसर आपका निकल के आ जाएगा एक्स माइनस के 3, 3/x माइनस के 3, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखिए, टेस्ट ट्यूब शिशुओं में क्या होता है? तो टेस्ट ट्यूब शिशुओं में क्या होता है कि ट्यूब के अंदर तो आपके अंडाणुओं शुक्राणुओं का निषेचन किया जाता है, और जो गर्भाशय होता है उसमें क्या होता है? उसका विकास किया जाता है। तो अंडाणुओं में क्या होता है? अंडाणुओं का निषेचन क्या होता है? देखिए ये तो आपका गलत हो जाएगा। अंडाणुओं का निषेचन क्या होता है? टेस्ट ट्यूब में, और विकास कहाँ पर होता है? गर्भाशय में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 2। जो टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं उनका वो कैसे होते हैं?
तो जो अंडाणु और शुक्राणु होते हैं उनका निषेचन किया जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, है ना। और जब टेस्ट ट्यूब में निषेचन किया जाता है उसके बाद में गर्भाशय में उनको छोड़ दिया जाता है। तो निषेचन टेस्ट ट्यूब में होता है और विकास कहाँ होता है उनका गर्भाशय में होता है। ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है। एक विभाग में सांख्यिकी अधिकारी के पद हेतु योग्यता निम्नलिखित है। कौन कौन सी योग्यता है। स्नातक में सांख्यिकी विषय होना चाहिए 3 वर्षों तक अनिवार्य विषय के रूप में। 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। 1 जनवरी 2019 को आयु 20 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और डाटा संग्रहण का कम से कम 6 माह का अनुभव चाहिए। अब देखिए 4 अभ्यर्थी आपको दे रखे हैं। रोहित के पास स्नातक के प्रथम वर्ष में सांख्यिकी विषय था, प्रथम वर्ष में था, जब चाहिए कितना 3 वर्ष में चाहिए था, तो ये तो सेलेक्ट नहीं होगा। दूसरा देखिए राजन ने सांख्यिकी विषय के साथ इंटरमीडिएट किया है, लेकिन होना क्या चाहिए स्नातक चाहिए, तो ये भी नहीं होगा सेलेक्ट। नेक्स्ट देखिए अरुण की आयु 1 जनवरी 2019 को 30 वर्ष पूरी हो गई है। 1 जनवरी 2019 तक कितना होना चाहिए 20 और 40 के बीच में होना चाहिए, जो कि सही भी है। उसने स्नातक के सभी वर्षों में सांख्यिकी का अध्ययन किया, ये भी सही है। उसके पास डाटा संग्रहण का 2 वर्ष का अनुभव है, कम से कम 6 महीने चाहिए था लेकिन 2 वर्ष का तो ये भी चल जाएगा। साथ ही उसने 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा भी किया है। इसका मतलब इसके बाद चारों ही क्या है, चारों ही योग्यता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा सेलेक्ट हो जाएगा। बाकी चौथा पॉइंट देखिए 35 वर्षीय रजित का पसंदीदा विषय सांख्यिकी है, बाकी और कोई डिग्री नहीं है इसके पास, तो ये तो आपका नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से सेलेक्ट कौन होगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना पड़ता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। सघन माध्यम देखिए पहले, कांच सघन है, जल क्या है विरल है, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। वायु क्या है विरल है, जल क्या है सघन है। ठीक है, इन दोनों में कंपेयर करेंगे तब, इन दोनों में कंपेयर करेंगे, जल क्या है विरल, ये सघन है, ये विरल है, ये सघन है, सघन से विरल में जाएगा तभी क्या होगा वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। यदि 5 लड़के और 4 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं तो किन्हीं भी 2 लड़कियों के एक साथ ना बैठने की प्रायिकता क्या होगी। एक साथ ना बैठने की प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता वाला सवाल है, इसको कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। देखिए इसकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे, तो अभी प्रायिकता बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x+1 c बाई एक्स फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल बटे में x+y का फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। x और y क्या है इसमें, x आपका पहले वाला हो जाएगा, y आपका दूसरा वाला हो जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 5 और y बराबर हो जाएगा आपका 4। इसमें वैल्यू रखिए, तो ये हो जाएगा आपका x+1 यानी 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 c और y की वैल्यू कितनी है 4। x के फैक्टोरियल की वैल्यू मतलब 5 फैक्टोरियल, फिर क्या है 4 फैक्टोरियल बटे में x+y यानी कि 4 + 5 9 फैक्टोरियल। ठीक है, एनसीआर को सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं n फैक्टोरियल यानी कि 6 फैक्टोरियल बटे में r फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल बटे में n - के r यानी कि 6 - के 4 यानी कि 2 फैक्टोरियल। इस तरीके से खोला जाता है इसको। ये आपका ये रखा है 5 फैक्टोरियल और ये रखा है आपको 4 फैक्टोरियल बटे में आपको 9 फैक्टोरियल तो था ही पहले से। अब आपकी इतनी वैल्यू बची, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल खत्म, ऊपर बचा आपका 6 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल बचा, नीचे बचा आपका 9 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को ऐसे रहने दीजिए, 9 फैक्टोरियल खोलिए आप, 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल खत्म। ठीक है, ऊपर बचेगा आपका 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल खोलिए, 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल बटे में कितना है 2 फैक्टोरियल × 9 × 8 × 7। ठीक है, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल खत्म, 3 से कटेगा ये 3 बार, 4 से कटेगा ये 2 बार। ठीक है, ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा आपका 5, नीचे कितना बचा 3 दूनी 6 7 42, 5/42। आपका राइट आंसर कितना आएगा 5/42, ऑप्शन नंबर 1। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मई 2024 को ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत 2 पायलट परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन है आपके रिलायंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अदानी एनर्जी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो
पहले ड्रोन दीदी के तहत किसके साथ हमला तो किया है, वो किया आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है, इसमें तार नहीं है। गिटार में तार होता है, सितार में भी होता है, वायलिन में होता है, लेकिन ट्रम्पेट में तार नहीं होता है। तो यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण बराबर हैं और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है 16:25, तो उनकी संगत ऊंचाई का क्षेत्रफल क्या होगा। तो संगत ऊंचाई का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडोड में क्षेत्रफलों का अनुपात, अंडोड में क्षेत्रफलों का अनुपात A2/A1, A1/A2, कितना है 16/25, इनका अनुपात कितना जाएगा 4:5। ठीक है, तो इनकी ऊंचाइयों में अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफलों के वर्गमूल के अनुपात के बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा 4:5, या 16/25 के वर्गमूल का अनुपात 4:5। ऑप्शन नंबर 1। किसी परिवार द्वारा निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना क्या कहलाता है, किसका भाग है, खपत का, निजी लेखा निर्माण का, घरेलू पूंजी निर्माण का, या फिर औद्योगिक उत्पादन का। ठीक है, निजी उपयोग के लिए मक्खन या घी बनाया जा रहा है तो वो खपत के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, किसके अंतर्गत आएगा, खपत के अंतर्गत ही आएगा। ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि दो गोलों के आयतनों में अनुपात 64:27 है तो इन गोलों के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए अनुपात दे रखा है आयतन का, तो आयतन से हम त्रिज्या का अनुपात निकालना चाहें दोनों का, तो क्या निकालना पड़ेगा हमें, घनमूल का अनुपात। देखिए R1/R2 कितना आ जाएगा, दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा घनमूल में दोनों के आयतनों का अनुपात, यानी कि 64/27। 64 का घनमूल कितना होगा 4, 27 का कितना होगा 3, तो त्रिज्या का अनुपात कितना हो गया 4:3। अब हमें चाहिए क्या, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, त्रिज्याओं के वर्गों के अनुपात के बराबर, यानी R1² R1 कितना है 4, 4 का वर्ग 16, और R2 कितना है 3, 3 का वर्ग 9, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना आएगा 16:9। ऑप्शन नंबर डी। मांग पैदा करने के लिए जरूरत है उत्पादन की, दाम की, आय की या फिर आयात की। तो मांग तभी पैदा होगी जब आपकी इनकम अधिक होगी, इनकम बढ़ेगी तो मांग भी अपने आप बढ़ती जाएगी। आय होना जरूरी है मांग के लिए। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, नीचे दी गई आकृतियों का अध्ययन करें, उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न कह रहा है, ऐसे लोगों की संख्या जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं लेकिन वे गर्म पेय न लेकर ठंडा पेय पीते हैं। ठीक है, तो चाय भी पीनी चाहिए और कॉफी भी पीनी चाहिए, तो चाय और कॉफी के गोले में आना चाहिए, इन दोनों गोलों में आना चाहिए। ठीक है, और गर्म वाले में नहीं आना चाहिए और ठंडे वाले में आना चाहिए, तो इन दोनों में कॉमन हो और ठंडे वाले के अंतर्गत भी आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा है, ये वाला 5 है, ऐसा कौन सा है 5। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। तो एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र बुलाए जाने चाहिए, और कितने, कम से कम वर्ष में 2 बार, और प्रत्येक सत्र के बीच में कितने माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, 6 माह से अधिक का। ठीक है, 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो वर्ष में कितने बुलाया जाएगा, 2 बार बुलाना जाना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण 5 की पावर x माइनस के 2 इंटू 2 की पावर 3x बटे में x प्लस 1 बराबर 4 है, तो x का मान क्या होगा। देखिए ऑप्शन से कर लीजिए, इसका आंसर निकाल लीजिए, चाहे आप वैसे भी कर सकते हैं। यदि हम मान लेंगे x का मान कितना है 2 है, यदि हम मान लेंगे x का मान कितना है 2 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 की पावर 2 माइनस के 2 इंटू ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 गुणा 2 बटे में 2 प्लस के 1, ये किसके बराबर होना चाहिए, 4 के बराबर आना चाहिए। तो 5 के बराबर कितना हो जाएगा 0 इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा 6 बटे में 3, यानी कि 2। 5 की पावर 0 गुणा 2 की पावर 2, 5 की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, और 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है, 4 गुणा 1 यानी कि 4। हमें 4 ही चाहिए था, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 1। लास्ट क्वेश्चन देखिए, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर है, तो कर्नाटक राज्य में है, और किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है। ये किस राज्य में है, कर्नाटक में। किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर
17। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।